जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्ना टॉप आईसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देख रहा होगा कि एससीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने 9th-10th का दोनों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 9th-10th का साइंस कंप्लीट हो चुका है, 9th-10th का पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, 9th-10th का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बच गया है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को हम लोग शुरू करने वाला है, ठीक है। तो आज में हम लोग एससीईआरटी क्लास 9 का ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है, जो कि आपको सभी एग्जाम में काम करने वाला है, ठीक है। सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी खतरमी हो, चाहे बीपीएससी टीचर वाला हो, लेकिन ये बिहार एसएससी हो या रेलवे हो या किसी प्रकार के भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए रामबाग साबित होने वाला है, ठीक है। क्या कि जहाँ भी जो क्वेश्चन बनता है, योग जो क्वेश्चन बनाता है वो आपका स्टेट टेक्स्ट बुक कहीं लेकर बनाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का हम लोग क्या कहेंगे, इसमें लाइन बाय लाइन आपका क्वेश्चन को निकाला गया है, ठीक है। क्या किया गया है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को निकाला गया है और आपको मतलब कि आप एक जो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको क्या है नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एससीईआरटी लिख दी है और एससीईआरटी से नहीं है, आपका प्रूफ के साथ नीचे आपको एससीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी रहेगा। नहीं तो आप बुक खोल लीजिए, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा, आपका क्वेश्चन मिलते चलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यदि ये वीडियो को पूरी तरीके से आप देख लेते हैं तो आपको एससीईआरटी पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन करो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। आपका एक भी यदि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम देने वाले हैं या, ठीक है, तो एक भी जो क्वेश्चन होता है वो आपका इधर उधर नहीं जाने वाला, ठीक है। जैसे आपका बिहार पुलिस जो होने वाला है, तो बिहार पुलिस में भी आपका क्या है, पूरा 9th-10th का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। 9th-10th का बुक कहीं चले दिया हुआ है। यदि हम पूरा बीट सीरीज देख लेते हैं एससीईआरटी, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो बोला था, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है स्थिति एवं विस्तार। क्या है, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि हिंदू घाटी की प्राचीन सभ्यता कहाँ से विकसित हुई थी, पाकिस्तान से, चीन से, भारत से, नेपाल से। तो आप सबको पता है कि कहाँ से हुई थी, भारत से हुई थी, ठीक है। क्या थी, भारत से। इसके बाद क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन किए थे, बताइए। दयाराम साहनी कब किए थे, 1921 में, ठीक है। उसी से बाद पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे, तो रखलदास बनर्जी कब किए थे, तो 1922 में किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि विश्व का पहला गणराज्य कौन था। तो विश्व का जो पहला गणराज्य था हमने बता चुके हैं, यदि आपने पॉलिटी का क्लास किया है तो वो वैशाली था, लिच्छवी, ठीक है। वैशाली में लिच्छवी, वैशाली कहाँ है, तो बिहार में है आपका। और ये पहला गणराज्य था जो कि लिच्छवी था, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी में। विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, तो वो कौन सा है, तो भारत है। भारत के नाम पे ही एक महासागर है, कौन सा है, हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो भारत के नाम पे ही महासागर है। आप देखिएगा तो कहाँ है, हिंद महासागर, तो आपके भारत के नीचे यानी कि दक्षिण में। भारत का विशाल देश है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग कितना से कितना के बीच है, यानी कि एक प्रकार से ये पूछा जा रहा है आपका कितना डिग्री अक्षांश या कितना डिग्री देशांतर के बीच है, ठीक है। ये पूछ रहा है कितना से कितना के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया देशांतर या अक्षांतर, ठीक है। चलिए दिख लगी इसमें से क्या आपका सही हो जाएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट पूरब से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। तो देशांतर तो ये होगा नहीं, गलती होगी आपका पहले ही। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तरी या दक्षिण में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी अक्षांश की बात किया जाए, अक्षांश की बात किया जाए तो क्या होगा, उत्तर से उत्तर होगा, ठीक है। और देशांतर की बात किया जाए तो क्या होगा आपका, तो देशांतर की बात किया जाए तो आपका पूरब होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बोलिए क्यों, तो क्योंकि जो हम लोग जो गोलार्ध है, आपको पता होगा कि गोलार्ध किस गोलार्ध में हम लोग, ठीक है, किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। किस गोलार्ध में हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में। जो गोलार्ध है ना, आपको जो पूरा पृथ्वी गोल होता है, जिस प्रकार से मान के चलिए कि अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी होता है वो क्या होता है, गोल है, ठीक है। अब इसको हम लोग 20 पे 20 क्या होता है, इक्वेटर जाता है, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। और उसके बाद पीछे पीछे एक और लाइन है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब इस भारत किस साइड में है, ये साइड आपका है क्या, पूरब, ठीक है। ये साइड क्या है आपका, पश्चिम है, ठीक है। तो भारत कहाँ पे है, पूरब वाला, ये वाला हिस्सा में है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरब, इसीलिए देशांतर को क्या बोलते हैं, इस साइड वाला जितने देशांतर उसको पूरब बोलते हैं, ये साइड वाला को हम लोग पश्चिम बोलते हैं। तो भारत कहाँ है, यहाँ पे आपका, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो
इसके बाद किया जाए तो ये आपका आंसर क्या इसका होगा, तो आंसर की बात किया जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर की बात किया जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। हाँ, और यदि देशांतर की बात कर लिया जाए तो देशांतर आपका क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, यदि देशांतर की बात किया जाए तो आपका देशांतर हो जाएगा ये। अक्षांश की बात किया जाए तो अक्षांश आपका क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आपका देशांतर हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका अक्षांश हो गया, ये आपका देशांतर हो गया। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और आपका देशांतर पूछे तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। हाँ, एक और इसमें याद रख सकते हैं कि जब भारत के जो समूह होता है वो उसका दक्षिणी विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश से शुरू हो जाता है। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, लेकिन आपका यही पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, ये द्वीपों समूह को भी ले दिया जाता है। ठीक है, तो द्वीपों समूह को भी ले लिया जाता है, तब आपका 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश से शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए जो द्वीप हो जैसे अंडमान निकोबार सब हो गया, ये सब जो है ना, वो सबको इंक्लूड कर दिया तो, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से भारत के पूछा जाए। ठीक है, तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ही होगा। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। चलिए 6 नंबर बोला रहा है, भारत से होकर जाने वाली 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीच से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं। मतलब सीधा 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 ये बोल जाए कि भारत की कर्क रेखा होती है। ठीक है, जो 23 डिग्री से जो गुजरती है वो हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोल रहा है, 23 डिग्री अक्षांश जो गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, और भारत से होकर बोल रहा है। ठीक है, 23.5 डिग्री मकर भी होता है, 23.5 डिग्री क्या होता है, मकर रेखा भी होता है। जैसे मान के चलिए, देखिए इस प्रकार से आपका गोला है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या है, गोला है, इसके बीच बीच क्या होता है, इक्वेटर जो 0 डिग्री होता है, और 23.5 डिग्री ऊपर जो वाला जो होता है वो कर्क रेखा होता है, और 23.5 डिग्री नीचे वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, मकर रेखा होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, मकर रेखा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाइएगा तो वहाँ पे 66 डिग्री जो होता है आर्थिक वृत्त होता है, नीचे भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत से जाने वाले, तो भारत से जाने वाले कहाँ पे, भारत यहाँ पे, तो यहाँ से भारत से जब जाता है तो ये कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। जो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो कर्क रेखा होता है, दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो वो मकर रेखा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बीच बीच क्या होता है, विषुवत रेखा। तो यही पूछा जाता है, ये जो 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 23.5 डिग्री की बात किया जाए तो 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के, मतलब यहाँ पे 23 डिग्री, यहाँ पे आप लिखा हुआ कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से क्या होता है, गुजरता है। यदि पूछ दिया जाए कि भारत की कौन सी रेखा है जो बीचों बीच दो भाग में बांटती है, तो भी कर्क रेखा होगा। ठीक है, क्या होगा, कर्क रेखा होगा। चलिए फिर बोला जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल आपका सबको पता है कितना होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्या है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.5% है। यदि पूछा जाए कि पूरा भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 2.5% है। और बात किया जाए कि जो देश का जो है ये कैमा है हिस्सा, तो 7वां हिस्सा। यदि क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो भारत है 7वां हिस्सा। ठीक है, तो यदि बताया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, रूस है। ठीक है, क्या है, रूस है। उसके बाद क्या है, कनाडा है। ठीक है, कनाडा है। उसके बाद फिर क्या है, यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद क्या है, चीन है। ठीक है, चीन। चीन के बाद क्या है, ब्राजील है। ब्राजील के बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या है, भारत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, भारत आपका 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां स्थान पे है। और जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए तो यदि लेटेस्ट डाटा की बात किया जाए तो पहला स्थान पे, लेकिन जो अभी 2011 के बाद के बाद इससे पहले की बात किया जाए तो दूसरा स्थान पे। पहला स्थान पे चीन था, दूसरा स्थान पे भारत था, लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो डाटा आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत का पहला स्थान हो गया जनसंख्या में। ठीक है, लेकिन ये अभी जो लेटेस्ट जो मतलब कि निकला था डाटा उसके हिसाब से बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है, चीन है पहला स्थान पे। ठीक है, चलिए भारत के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारत के स्थलीय जो स्थल जो सीमा, स्थलीय सीमा वो तटीय सीमा रेखा से लगभग दुगनी है। ठीक है, उसके बाद बोला जाए कि भारत की जो स्थल सीमा की
रेखा की कुल लंबाई 15,200 है। फिर बोल रहा है कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो 6100 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो उसके बाद बोला जा रहा है कि भारतीय द्वीपों की सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई आपका 700 क्या है 751.7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। बताइए इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, भारत के संदर्भ में बोला जा रहा है, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो इसके आंसर की बात किया जाए तो एक भी सही है, दो भी सही है, तीसरा भी क्या है आपका सही है, ठीक है। और चौथा की बात करें तो चौथा भी आपका सही है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक हो जाएगा, क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि सभी की सभी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की स्थल सीमा तटीय सीमा की लगभग दोगुनी है। भारत की स्थल सीमा की रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200, ठीक है। और इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 है, ठीक है। और भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा को सम्मिलित करने पर टोटल लंबाई इसका कितना हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। बात किया जाए तो देखिए इसमें पूछा जा रहा था वही कि भारत के द्वीपों के तटीय सीमा की कुल लंबाई आपका यानी सब के सब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसकी बात किया जाए भारत की सीमा रेखा, जो सीमा रेखा है वो 15,000 कितना है 200, ठीक है 15,200। और जो मुख्य जो तटीय सीमा है, ठीक है तटीय सीमा जो जो आपके यहाँ पे दिखता होगा, जो समुद्र के किनारे जो तटीय सीमा है आपका इधर अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, ये टोटल 6100 है। 6100 के मतलब लगभग कितना है दुगनी है, ठीक है। क्या है लगभग कितना है दुगना ही है, ठीक है। तो सही तो हो जाएगा इसका। बात किया जाए फिर भारतीय तटीय द्वीपों की सीमा रेखा के सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई, यानी कि जो पूरा द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, ये सब जितना भी द्वीप है वो सभी को यदि सम्मिलित कर दिया जाता है तो टोटल रूप से आपका कितना हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिए यदि पूछे कुल स्थल सीमा रेखा, यानी कि जो पूरा जो शुरू से लेके पूरा गोले आप घूम जाइएगा, जैसे मान लीजिए गुजरात, ऊपर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात था, उत्तर प्रदेश, फिर आपका ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बिहार, जितना भी मतलब कि है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब से जितना भी आपका टोटल जो तमिलनाडु है, हैदराबाद, ये सब जितना भी आंध्र प्रदेश है, ये सब सभी के सब, केरला, कर्नाटक, ये सब जितना भी मुंबई, महाराष्ट्र, इस तरीके से गुजरात, इस सब जो चौपटी से टोटल है आपका क्षेत्र, वो सभी मिला दिया जाए तो 15,200 है। और जो सिर्फ तटीय सीमा वाला जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है, जो तटीय सीमा है, जो प्रायद्वीपीय भारत का है, वो आपके बात किया जाए तो 6100 हो जाएगा, दोनों से अरब सागर बंगाल की खाड़ी मिला के तमिलनाडु से। तो ये आपका हो जाएगा। जैसे मान के चलिए देखिए यहाँ पे आपको मैप से बता देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि ये जो मैप है, ठीक है, ये आपका मैप है इंडिया का, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या है तटीय सीमा है। तो ये तटीय सीमा जो है इसकी लंबाई बोला जा रहा है, तो ये आपका क्या है 6100, ठीक है 6100। और इसके बाद ये यहाँ से क्या है पूरा भारत की बात किया जाए तो भारत की बात कर दी, यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की बात किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा 15,200, ठीक है 15,200, 15,200। और उसके बाद जो द्वीप है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो ये सभी के यदि बात कर लिया जाए, इसका भी पूरा क्षेत्रफल बात कर लिया जाए और इसका भी पूरा के क्षेत्रफल बात कर लिया जाए, यहाँ पे भी है कुछ द्वीप, ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो सारा मिला जुला के कितना हो जाता है आपका 7,516.6, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों का हम लोग बता चुके हैं। और यदि इससे पूछा जाए, चलिए नॉर्मल अच्छा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का आकार क्या है, भारत का आकार की बात किया जाए तो मोटे तौर पर त्रिभुजाकार दिखाई देती है, ठीक है। भारत का उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग क्या है, लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी की ओर क्रमशः पतला हो गया है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर पूछा रहा तीसरा कि भारत के सबसे अंतिम छोर पर भूमि इन्हें अंतरिप का रूप ले लिया है, जिसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी भी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए, तो ये आपकी बात करें तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है तो आपको दिख रहा है त्रिभुजाकार जैसा है, लगभग क्या है त्रिभुजाकार जैसा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो ये जो दक्षिणी वाला भाग है, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा पतला होगा। उत्तर में देखिए, उत्तर में आपका देखिए, उत्तर में आप देख रहे होंगे उत्तर में क्या है चौला, लेकिन दक्षिण जैसे साथ जाएंगे तो क्या होता है सटते जाता है, त्रिकोण जैसे बनता जाता है, यानी एकदम कोनी जैसा बना जाता है। तो ये आपका क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की तरफ क्या होता है फैलते जाते हैं। यदि डिग्री भी पूछ जाए, ऐसा पूछेगा नहीं डिग्री, लेकिन डिग्री पूछ दिया तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से वो क्रमशः धीरे धीरे क्या होता है पतला होता जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे पूछ दिया तो दक्षिण ही पूछेगा कि दक्षिण में पतला होता जाता है, ठीक है। भारत का सबसे अंतरिम छोर जो बहुत बात किया जाए जो अंतरिप के रूप ले लिया उसे कुमारी अंतरिप कहते हैं या फिर कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो अंतिम छोर है भारत का मुख्य भूमि का पूछा जाए तो अंतिम छोर कौन है भारत का, तो कन्याकुमारी। और यदि पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो ये इंदिरा पॉइंट जो कि आपके यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे अंडमान निकोबार के सबसे नीचे वाला कोना पे है, ठीक है, सबसे नीचे वाला छोर पे दक्षिणतम छोर पे। लेकिन भारत का मुख्य भूमि से पूछे तो मुख्य भूमि से अंतिम
इस पॉइंट जो पूछा है तो इंदिरा पॉइंट है, सॉरी ये है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए, तो इसका सभी के सभी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आपका सही कथन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है। भारत पूर्व के बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर भारत के 3 समूह से घिरा हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के तीनों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ, बिल्कुल सही हो, यानी कि सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भारत है उसके देखिए, भारत जो है आपका देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये क्या है, एक आपका हिमालय ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, भारत को बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भारत बना लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मान के चलिए भारत को बना लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है, हिंद महासागर है, तीनों ओर से है, ठीक है। जैसे हिंद महासागर आपका नीचे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, यानी कि इधर आपका क्या है, पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, इधर अरब सागर है, और इधर नीचे क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। तो ये देखिए तीनों साइड से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। देखिए ये है ज्योग्राफी, तो थोड़ा सा मैप्स आप लोग क्या कीजिएगा, ज्यादा समझिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग मैप का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत का देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार दोनों लगभग समान है, ये कितना है। 30 डिग्री है, 32 डिग्री है, 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। जो भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के दोनों का लगभग जो समान है, ये कितना है, तो ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, मैंने ये पूछ रहा है वही समान, जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के जो अंतर है पूछ रहा है, समान जो पूछ रहा है वो आपका 30 डिग्री है, ठीक है। क्या है, अंतर भी पूछे तो लगभग 30 डिग्री है, या ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है, लगभग अंतर ही पूछा, मान लो देशांतरीय और अक्षांशीय में अंतर लगभग कितना है, या फिर आपका समान पूछा जा रहा है, ठीक है। विस्तार का जो दोनों का लगभग समान है कितना है, तो 30 डिग्री का समान है, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर पूछा जा रहा है कि भारत का देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार, हाँ एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि यदि मान लीजिए कि जो दूरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी है कि अक्षांशीय विस्तार लगभग समान 30 डिग्री, किंतु भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है, ठीक है। इसका कारण यह है कि जो पृथ्वी का अंतर जो अंतराक्षीय अक्षांशीय दूरी है, वो पृथ्वी के जब जाती है ध्रुव की ओर, तो वो क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए जो अक्षांश है, ठीक है, गोला इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो जब भी देखिए अक्षांश जब भी जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है, कैसे सिकुड़ेगा बता रहे हैं। देखिए अक्षांश आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। आप जब भी देखिएगा तो ऐसे इस प्रकार से खड़ी करेंगे, गोल गोल जैसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दूरी दूरी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो वो क्या हो रहा है, सटते जा रहा है, ठीक है। क्या होता है, एक बिंदु पे जाकर फिर सबके सब मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो अक्षांश है वो क्या होता है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएगा तो वो क्या होगा, पतला होता जाएगा। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगा, विषुवत वृत्त पे होगा, ठीक है, यानी विषुवत मतलब विषुवत रेखा पे होगा, ठीक है। ये भूमध्य रेखा पे होगा जो सबसे ज्यादा अक्षांश की चौड़ाई होगी, ठीक है। और यदि बात किया जाए तो ध्रुव पे जाके सबसे पतला हो जाता है, नहीं कि जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पतला होता जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न भारत भारत के देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार दोनों लगभग समान है, इसका अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना, ठीक है, यही पूछा जा रहा था, हम लोग को देख लेते हैं। भारत में बोला, भारत का जो देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों का वास्तविक दूरी समान नहीं है, यह क्या कारण है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंतरिक्षीय जो है वो दूरी समान रहती है, ठीक है। पृथ्वी पर अंतर देशीय दूरी ध्रुव की ओर जाने पर कम हो जाती है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो अक्षांशीय दूरी है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अभी हमने क्या, देखिए एक मिनट यहाँ पे, हाँ देखिए अभी हमने क्या बताया, देशांतरीय एक अक्षांशीय विस्तार के अलावा कितना होता है, समान होता है, क्योंकि जो देशांतर होता है वो क्या होता है, अभी अच्छा अक्षांतर बोल देते क्या, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक देशांतर, अक्षांश किसको बोलते हैं, इस प्रकार से जो लाइन होती है उसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। बाकी तो देखिए ये जो देशांतर रेखा जा रही है ये क्या हो रही है, एक बजाय जाके एक बिंदु पे मिलते जा रही है, ठीक है, क्या मिलते जा रही है। लेकिन जो ये होता है आसान से, जो आपका क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। आपको इस प्रकार से होता है, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो साइड का है, ठीक है, क्या है, वो साइड का है। तो देशांतरीय की बात किया जाए तो वो क्या होता है आपका, लगभग जो आपका होता है ध्रुव की ओर समान होता है, जैसे मान लो मिलते जाते धीरे धीरे क्या होता है, कमते जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा।
तो वही बोला जा रहा है। तो भारत के देशांतर के बीच लगभग 30 डिग्री अंतर है। इसका वास्तविक कारण की बात किया जाए दूरी, तो क्या होता है आपका वास्तविक समान दूरी नहीं रहता है। तो क्या पृथ्वी के जो अक्षांशीय दूरी हो तो समान रहता है, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी पर अंतर्देशीय दूरी होता है ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि एक दो दोनों के दोनों क्या आपका सही है। अक्षांशीय दूरी की बात करें तो समान होती है, ठीक है, लेकिन देशांतरीय बात क्या है तो क्या होता है, एक जाकर ध्रुव पे जाकर मिलता है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुव, यानी कि किसी भी ध्रुव के साइड में आप जाएगा तो आपका धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। और सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर, जैसे हम अभी आपको बताए थे, ठीक है। अक्षांश बोल दिए होंगे तो ठीक है, तो आप देख लीजिए उसको अक्षांश में देशांतर बोलेंगे, शायद बोल दिए होंगे अक्षांश, लेकिन देशांतर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, भारत का मानक देशांतर रेखा कौन है, ठीक है। मानक देशांतर रेखा, मानक देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। अभी हमने बताया कि देशांतर का जब भी बात होगा तो क्या होगा, पूर्वी होगा। अक्षांश की बात होगा तो कभी होगा तो क्या होगा आपका उत्तरीय होगा, ठीक है। चलिए, तो जो भारत की मानक रेखा है वो आपका जो बीचों बीच भारत से गुजरती है वो आपका कहाँ से, तो भारत के इलाहाबाद के नैनी गांव से जो गुजरती है वो 82.31 पूर्वी देशांतर है, जो मानक समय रेखा है, ठीक है, मानक देशांतर है। तो इसी से हम लोग क्या कहते हैं, मानक देशांतर 82.5 डिग्री है भारत में। और बहुत सारे देश में बहुत सारे होते हैं मानक देशांतर, ठीक है। रूस में 11-12 गो है आपका, ठीक है, अमेरिका में है ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे देश में जो कि बहुत सारे देशांतर, जिसका यदि चौड़ाई जिसका ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मान लीजिए कि चौड़ाई क्या है आपका ज़्यादा है, मान के लीजिए आप जितना ज़्यादा इस प्रकार से चौड़ा होगा उसका ज़्यादा मानक रेखा होगा, ठीक है। तो याद रहेगा, रूस क्या है, रूस पूरा फैला हुआ है इस प्रकार से चौड़ाई, जिसके कारण वहाँ पे मानक रेखाएं ज़्यादा है, ठीक है। भारत में आपका एक ही मानक रेखा है, ठीक है, तो वो 82.5 डिग्री है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से है, ठीक है। ये आपका इलाहाबाद के नैनी गांव से क्या होता है, गुजरता है। चलिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है, या इलाहाबाद नैनी से गुजरता भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से भी गुजरता है और इलाहाबाद नैनी से, नैनी भी क्या है उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीन बीच स्टैंडर्ड टाइम्स कितना है। तो मिर्जापुर कभी कभी देता है, कभी कभी नैनी गाँव भी देता है, इलाहाबाद का है, इलाहाबाद में नैनी गाँव, ठीक है, तो वहाँ से भी होता है, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीन बीच स्टैंडर्ड से टाइम से कितना है, तो 5.5 घंटा क्या है, 5.5 घंटा आपका क्या है, पीछे है, ठीक है, सॉरी 5.5 घंटा क्या है आपका, 5.5 घंटा क्या है आपका, तो आगे है, पीछे नहीं है, क्या है, आगे है। 5.5 घंटा क्या है आपका, आगे है, ठीक है। जब भी देखिएगा तो आप लिखा हुआ रहता है TMT, आप घड़ी का भी सेट किए होंगे तो वहाँ पे GMT लिखा रहता है, प्लस क्या लिखा होता है, प्लस मतलब 5.5 घंटा, ठीक है, 5:30 ऐसे लिखा रहता है प्लस, तो प्लस मतलब आगे है, ठीक है। माइनस आता है तो पीछे, ठीक है, लेकिन प्लस पूछा जा रहा है तो हम लोग आगे होता है, ठीक है। 5.5 घंटा क्या है, आगे है, पीछे नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करें इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य कौन नहीं है, ठीक है। तो सार्क की बात किया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चीन है, जो कि आपका सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी सार्क सदस्य में कौन सा है, मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या है, सभी देश है जो कि सार्क के सदस्य हैं, और जो चीन है वो सार्क के सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सार्क के सदस्य कौन नहीं है, ठीक है। तो सार्क के सदस्य कौन नहीं है, तो इसमें देख लीजिएगा आपका ये सभी के सभी जो है सार्क के सदस्य हैं, लेकिन चीन क्या है, सार्क के सदस्य नहीं है। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। एक प्रकार का आप ये याद रखिए कि भारत के जो नियरेस्ट कंट्री है वो सभी है, बाकी चीन को छोड़कर, ठीक है, चीन को छोड़कर सभी है। सार्क के पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सार्क का बात हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सार्क की बात हो रही थी, आपका क्या है, नियरेस्ट कंट्री जितना है सभी के सभी है, बस चीन को छोड़ के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है। तो स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 7 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, 7 आपका क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको किसको छूती है, तो बांग्लादेश को छूती है, चीन को छूती है, पाकिस्तान को छूती है, नेपाल को छूती है, म्यांमार को छूती है, भूटान को छूती है, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान को छूती है, ठीक है, क्या छूती है, अफगानिस्तान को छूती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो बोलिएगा सर यहाँ पे, हाँ, तो ये स्थल सीमा से बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो श्रीलंका है, श्रीलंका और जो मालदीव है ये हिंद महासागर में स्थित है, और ये द्वीपीय देश है। ये आपका मतलब कि क्या बोला जाए तो जलीय सीमा से हो सकता है, लेकिन स्थलीय सीमा से नहीं लगता है, ना श्रीलंका का लगता है, नहीं मालदीव का लगता है, ठीक है। तो ये स्थलीय सीमा है, ये महासागर, हिंद महासागर के दोनों क्या है, द्वीप है, एक प्रकार से द्वीपीय देश है, ठीक है। तो ये जल से अलग, जल से लगता है, भारतीय जल से लगता है, लेकिन आपका ये श्रीलंका जो है, ठीक है। तो लेकिन यह स्थल की बात करें तो स्थल से नहीं लगता, स्थल से आपका इतना ही सारे लगता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए तो भारत में श्रीलंका से अलग करता है, तो भारत को जो श्रीलंका से अलग करता है, बताया कि जल से लगता है, तो कोई संधि होगा, ठीक है, क्या होगा, कोई संधि होगा जो अलग करता होगा। तो मन्नार की खाड़ी, पाक की जल संधि, बंगाल की खाड़ी, बताइए इसका आंसर की बात क्या क्या हो जाए।
तो इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका जो भारत से श्रीलंका जो अलग करता है वो आपका क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका बात किया जाए तो ये भारत श्रीलंका से अलग जो होता है मन्नार की खाड़ी भी करता है और पाक जल संधि करता है। ठीक है, पाक से याद मत रखिएगा कि पाकिस्तान जल संधि होता है, कभी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा पाक पाक जल संधि ये याद नहीं रखिएगा। उसके बीच कौन सा रेखा है तो आप बताइए कमेंट में, कौन सा है, रेड क्लिफ है कि डुंडर रेखा है, बताइए दोनों से बताइए कौन सा होगा आंसर सही। तो भारत में श्रीलंका को अलग कौन करता है तो श्रीलंका के दोनों अलग करता है। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी ए और बी क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मन्नार की खाड़ी तो पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ये मुख्य भूमि पे स्थित धनुषकोडी से श्रीलंका तट से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। जो इस देखिए द्वीपों को श्रीलंका के एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो धनुषकोडी है जिसको हम लोग राम सेतु बोलते हैं उसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं, या धनुषकोडी या राम सेतु भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राम सेतु भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको रामेश्वर भी आप गए होंगे कभी तो देखे होंगे। ठीक है, तो राम सेतु बोलते हैं, इसको एडम ब्रिज क्यों बोलते हैं तो एडम ब्रिज जो होता है वो जो आपके जो कुरान बाइबल में है, बाइबल में उनको बोला गया था कि जो एडम लोग थे वो गए थे आदम आदमी थे, जो आदम आदमी गए थे इस ब्रिज से। ठीक है, लेकिन इसलिए उसको आदम ब्रिज बोलते हैं या एडम ब्रिज बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो हिंदू धर्म में उसको जो बोला जाता है वो आपका क्या बोला जाता है कि यहाँ से प्रभु श्री राम जो गए थे इसीलिए इसको राम सेतु नाम रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है इसे उद्गम कहाँ है। ठीक है, तो जो कोसी नदी है वो बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को। लेकिन इसका पूछा उद्गम कहाँ है तो उद्गम आपका नेपाल में। ठीक है, इसका नेपाल में है कोसी नदी का उद्गम। चलिए इस प्रकार से भारत का जो स्थिति और था विस्तार था वो खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 में क्लास 9th का जो कि इसका नाम क्या है, संरचना एवं ऊंचावच। क्या नाम है, संरचना एवं ऊंचावच। पूछा जाए हमारे देश का आकार विशाल है। ठीक है, हमारे देश का क्या आकार विशाल है, जिसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, यदि हम लोग जल्दी जल्दी आपको पूरा बुक करवा देते हैं तो। ठीक है, तो हमारे देश का आकार विशाल है जिसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। एक प्रकार से मान लीजिए आपको सारा बुक दिखा दे रहे हैं, पूरा एससीईआरटी पढ़वा दे रहे हैं, इतना ही कम समय में आपको पूरा एससीईआरटी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आपका लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है, इसलिए आपको कहीं गड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आपको लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा, बुक खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे देश का आकार विशाल है जिसमें इसका कौन सा कारण है। भौतिक स्वरूप में विविधताएं पाई जाती है, कहीं कहीं ऊंचे विशाल पर्वत है, पठारी भाग एवं दूर दूर तक चरस दिखाई देने वाले विशाल मैदान है। बताइए इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर की बात करें तो सभी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि भौतिक स्वरूप विविधता बहुत पाया जाता है। ठीक है, कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे मैदान है, तो कहीं पे नदी है, तो कहीं पे झरना है, कहीं पे रेगिस्तान है, तो कहीं पे सूखा हुआ है, तो कहीं पे हरा भरा है, तो यानी कि विविधता पाई जाती है। और कहीं कहीं ऊंचे विशाल पर्वत भी है, बिल्कुल है, और पठारी भाग भी है और मैदान भी है, यानी कि सब आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है भूपट्टी का सबसे पुराना भाग कौन सा है। प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत, गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, तो ये बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार है जो कि आपका क्या है, सबसे पुराना भाग है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे फास्ट करेंगे और 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आंसर होगा उसको हम लोग बताते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको कम समय में क्या हो, रिवीजन हो जाए, एक प्रकार से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के सेलों में दबाव एवं तनाव का बल लगता है, जिस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जिसकी निम्नलिखित क्रियाएं हैं। तो क्या क्रियाएं हैं, जो प्लेट में गति होता है उसके कारण क्या होता है, अंदर ऊपर नीचे सेल का दबाव तनाव बढ़ जाता है तो बल लगता है। तो इसको हम लोग किस शक्ति बोलते हैं, तो ये आपका मोड़न होता है, यानी बलन या भ्रंशीकरण या ज्वालामुखी। तो ये सभी के सभी हो जाएगा, इसमें सभी के सभी प्रकार के क्या होता है, क्रिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेट पे दबाव पड़ता है, वो बल लगता है, और जिसके कारण वो क्या होती है, क्रिया करती है। ठीक है, ये सभी के सभी हो जाएगा। फिर पूरा भारत किसका अंश है, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, टेथी सागर का, पैंजिया का। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा, भारत जो है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, जब पूरे पृथ्वी था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 भाग में बांटा था। ठीक है, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, पहले जिसको पूरा पृथ्वी था, पूरा जो पृथ्वी था उसको हम लोग पैंजिया बोलते थे, उसको 2 भाग में बांटा, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स यदि पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार रूप से बताएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 भाग में बांटता है, पैंजिया गोंडवाना लैंड में, जो पैंजिया होता है वो 2 भाग में बांटता है, गोंडवाना लैंड में और अंगारा लैंड में। और उसी प्रकार से जो सागर होता है वो पहले पूरा एक सागर था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, 33 सागर बोलते थे। वो धीरे धीरे क्या हुआ, सागर भी धीरे धीरे बढ़ते गया। ठीक है, बहुत सारे सागर में डिवाइड हो गया। ठीक है, जब ये क्या हुआ, जब स्थल जो बटेगा तो स्थल बटेगा तो क्या होगा, पानी को ही तो बांटेगा, यदि अलग अलग हो रहा है तो पानी तो बीच में भी निकलेगा, इससे क्या होगा, 33 सागर भी पहले एक ही था और एक ही पेंजिया था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़िएगा तो उसमें आपको सब बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, अलग हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करें तो उसी में पूछा रहा है कि जो भारत का जो अंश है वो गोंडवाना लैंड है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड में, नीचे जो था अंगारा लैंड में था। ठीक है,
तो गोंडवाना लैंड है जो क्या है, भारत का अंश है, भारत का हिस्सा में कौन है, गोंडवाना लैंड। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ था, लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ था आपका क्या हुआ था, प्रवाली निक्षेप से हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है प्रवालीय द्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप को क्या बोला जाता है, प्रवालीय द्वीप, इसे प्रवाली से निक्षेप से क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो आप बता ही चुके हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का संबंध सही कथन बताइए, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का जो संबंध है वो सही कथन क्या है। तो पर्वतीय भाग 11% है, पठारी भाग 28% है, पहाड़ी क्षेत्र 18% है, भूभाग मैदानी जो है वो आपका क्या है, 43% है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो सभी के सभी क्या आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। जो पर्वतीय भाग है भारत में उसका 11%, जो बुक में डाटा है पठारी क्षेत्र 28% और पहाड़ी क्षेत्र 18%, वो जो मैदानी क्षेत्र है वो 43% है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डाटा आपका सभी के सभी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई कितनी है, तो उत्तर भारत का जो पर्वतीय है, जो उत्तर भारत का उसका 1200 से लेकर 6000 मीटर तक है। ठीक है, 1200 से लेकर क्या है, 6000 मीटर तक की ऊंचाई है औसत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट बोला जा रहा है इनमें से कौन सा पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पहाड़ी है बताइए, लुसाई, पटकाई, नागा, मिजो। तो पटकाई भूमि है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नागा जो है आपका नागालैंड में है, और जो मिजो है आपका क्या है, मिजोरम में। ठीक है, तो ये इनमें से कौन सा पहाड़ी बोला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो पटकाई जो है, पटकाई भूमि बोला जाता है, तो पटकाई भूमि है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो आपका नेक्स्ट की बात करें तो हिमालय की हिमानी कौन सा है। ठीक है, हिमालय की हिमानी कौन सा है, तो हिमालय की जो हिमानी है वो कौन सा है, तो आपका इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, गंगोत्री, सुमोत्री, सियाचिन, ये सभी, तो सभी की सभी क्या हिमानी है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भी है, ठीक है, यमुनोत्री भी है, और गंगोत्री, ये सब क्या है, ग्लेशियर है, जिसको हम लोग हिमानी बोलते हैं। ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, हिमानी या हिमनद बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या जाए, इनमें से कौन सा लद्दाख का दर्रा है लद्दाख का, तो जोजिला बुर्जिला दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जो दर्रा है लद्दाख का वो आपका क्या है, दोनों जोजिला और बुर्जिला। ठीक है, दोनों के दोनों क्या आपका लद्दाख में। ठीक है, प्रमुख दर्रा लद्दाख में क्या है, जोजिला है, बुर्जुला है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा है और शिव किला है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो थागला तथा सिक्किम में नाथुला और जलेपाल दर्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार से दर्रा से आपका क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा सब दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अरावली की बात करें, अरावली पर्वत किसके किसके मध्य जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, तो अरावली पर्वत की बात किया जाए तो अरावली पर्वत आपका क्या है, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसके सहायक नदी के बीच। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत की बात किया जाए तो इसके आपका क्या है, अरावली पर्वत बोल रहा है कि किसके मध्य विभाजक का काम करता है, तो अरावली पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसके सहायक नदियों के बीच क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, चलिए कौन सी नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र 2 भाग में बांटती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है, तो ये आपका नर्मदा नदी है। कैसा, नर्मदा नदी है जो कि आपकी क्या बांटती है, संपूर्ण पठार क्षेत्र को 2 भाग में बांटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला जाए, दिए गए कथन में से सही कथन को पहचान कीजिए। पूर्व से पूर्वी घाट की पहाड़ी अत्यधिक कटी छटी है। फिर बोला दूसरी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूर्वी घाटी से होकर बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, और तीसरा बोला पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियां जो ओडिशा, महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई, पलकोंडा और बेलिकुंडा तथा तमिलनाडु, अन्नामलाई, पंचमलाई, शिवाराय, पालनी, बेलगिरी उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब बात है इस प्रकार से तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं बोर्ड, लेकिन आपसे इसी में से किसी एक से पूछ दिया जाए, महादेव गिरी से पूछ दे, आंध्र प्रदेश से पूछ दे, या किसी भी एक से पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा, ये लाइन यदि आप पूरा पढ़ लिए तो आप क्या हो गया, एक प्रकार से आप सारा का सारा क्वेश्चन तैयार कर लिए। ठीक है, तो इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको जानकारी देना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन तो इतना लंबा पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इसमें से कोई एक पूछ ही देगा, चाहे इसमें से कोई पूछ देगा एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से बता दीजिएगा, यदि सबका लाइन क्लियर रहेगा तो क्या होगा, बता दीजिएगा। ठीक है, तो सबका सब क्या हो जाएगा, इसमें कथन सही हो जाएगा। 14 ने बोला उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में कैसा प्रदेश है। ठीक है, शुष्क प्रदेश है, आर्द्र प्रदेश है, मानसूनी है, या फिर आपका सीट है, बताइए। तो उत्तर विशाल का जो मैदान है वो क्या है आपका, शुष्क प्रदेश है। ठीक है, उत्तर विशाल मैदान है, जैसे कि आपका उत्तर में क्या है आपका लद्दाख है, लद्दाख भी क्या है आपका शुष्क है, सूखा हुआ है। उधर फिर रेगिस्तान भी है, रेगिस्तान जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं वो भी राजस्थान में है। ठीक है, तो भी आपको उत्तर पश्चिम में पड़ता है, तो वो भी क्या है, शुष्क प्रदेश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुष्क प्रदेश हो जाएगा। समान तौर पर भारत के कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो समान तौर पर आपका जो भारत को 6 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में, 6 भाग में बांटा गया है। ठीक है, चलिए कौन सा भाग में बांटा गया है, तो बात किया जाए इसमें आपका हिमालय पर्वत श्रेणी बांटा गया, उत्तर विशाल का मैदान बांटा गया, दक्षिणी पठार मैदान बांटा गया। ठीक है, यानी कि हिमालय श्रेणी, उत्तर विशाल का मैदान, दक्षिणी पठार तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल द्वीप और उसके बाद द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया आपका। ऐसे मुख्य रूप से बात करें तो 4 ही बांटा गया। ठीक है, यानी कि उत्तर विशाल मैदान, ठीक है, दक्षिणी पठार, ठीक है, उसके बाद आपका क्या बांटा गया, मरुस्थलीय भाग, और उसके बाद द्वीप समूह। ठीक है,
नहीं, हिमालय हिमालय क्षेत्र, सॉरी, हिमालय का जो बताया गया है, उत्तर हिमालय का क्षेत्र, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, मैदानी भाग, ठीक है, उसके बाद पठारी भाग, ठीक है, उसके बाद आपका द्वीप समूह, ठीक है। इस प्रकार से बांटा गया, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए मुख्य रूप से आपको 6 प्रकार से बांटा गया, लेकिन ऐसे बोला जाए तो 4 प्रकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि हिमालय पर्वत से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच करीब करीब कितना लंबा है। तो हिमालय से लेके पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच, तो ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच की बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 2500 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। चलिए, हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबवत रूप से कौन से समांतर श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, इसका बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महान या अंतरिक्ष हिमालय जो हिमाद्री या सबसे अधिक सतत श्रृंखला की इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। दूसरा बोला लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय, जिसको कहते हैं, इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो यह 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, जो कि औसत चौड़ाई इसका 50 किलोमीटर, ठीक है। शिवालिक या उप हिमालय अथवा बाहरी हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 900 से 1500 मीटर के मध्य चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई की बात किया जाए तो 10 से 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका बात सभी के सभी क्या होगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। क्या सभी के सभी क्या होगा, स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी बता चुके हैं कि इतना लंबा लाइन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपका इसी लाइन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मान के लिए हम आपको एक लाइन खाली बता देते कि हिमालय के जो होते हैं उतना ऊंचा होते हैं, लेकिन इससे पूछ देता बाह्य हिमालय, तो क्या करते हैं, ठीक है, पूछ देता मध्य हिमालय, लघु हिमालय, तो क्या होता, तो इसमें आपको क्या हो जाता कि फिर आपका क्या हो जाता कि आपका जो एक क्वेश्चन, एक ही 2 क्वेश्चन तैयार होता है, लेकिन ये जो लाइन पढ़ ली थी इससे आपको कहीं से भी पूछ दे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है स्टूडेंट बेस की फायदा, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची शिखर की बात किया जाए तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची शिखर की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और बात किया जाए कि भारत में सबसे ऊंचा शिखर है तो कंचनजंगा, ठीक है। भारत की पूछा है कि भारत के सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो कंचनजंगा, याद रखिएगा। देखिए, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर है, देश है, बताया जाए माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, इसका ऊंचाई की बात किया जाए तो 8848 है। केटू का है गॉनवेस्टीन भारत में, जो 8611 है, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि जो केटू है वो आपका ये पीओके में पड़ता है, ठीक है। तो पीओके के जो हिसाब पाकिस्तान के हिसाब उसमें पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी केटू नहीं है। बात करें भारत के वर्तमान की स्थिति बात करें तो कंचनजंगा होगा, ठीक है। 8586 है वो आपका कंचनजंगा में हो जाएगा, ठीक है। मकालू की बात करें तो नेपाल में है, ठीक है। धौलागिरी की बात किया जाए तो भारत में है, मकालू कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या है आंसर है, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ है, तो नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा कहाँ है, अन्नपूर्णा, एक मिनट, यहाँ पे भारत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो धौलागिरी है, धौलागिरी भारत में नहीं, नेपाल में, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल में, ये भारत में नहीं है, कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है, ठीक है। अन्नपूर्णा भी कहाँ है, अन्नपूर्णा भी आपका नेपाल में, ठीक है, कहाँ, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, ठीक है। चलिए, फिर नामसा वर्मा है, तो आपका नामसा वर्मा क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश के साइड में आपका, ठीक है। तो नामसा वर्मा आपका हो जाएगा। उसके बाद गुरु माधवा, ये भी आपका हो जाएगा नेपाल में, ठीक है। बाकी आपका सही है। बाकी चलिए, जास्कर पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमालय की एक श्रेणी है। तो जास्कर जो है आपकी क्या है, हिमालय की एक श्रेणी, किस हिमालय की है, तो महान हिमालय की। जास्कर जो है वो किसके, महान हिमालय की एक श्रेणी है, ठीक है। कश्मीर में घास के क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर में जो घास के है वो गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग, ये सभी के सभी प्रकार के जाना जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ विस्तृत घाटियां हैं जिन्हें हम किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम दून या द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच है उसको हम लोग दून बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम पहाड़ी के किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है उसका उत्तर पश्चिम जो पहाड़ी है वो क्या आता है, शिवालिक के अंतर्गत आता है। और बिहार की बात किया जाए तो वो कौन सा पहाड़ी है, तो वो सुमेश्वर पहाड़ी है, ठीक है। कौन सा, सुमेश्वर पहाड़ी है, जो कि आपके पाया जाता है कहाँ, चंपारण के हिस्सा में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी कौन सा पाया जाता है, शिवा, ये आपका कुमेश, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कुमेश्वर श्रेणी, ठीक है, याद रखिए। फिर पूछा सुमेश्वर, सॉरी सुमेश्वर, कुमेश्वर नहीं, सुमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। सुमेश्वर पहाड़ी की बिहार में लगभग कितनी किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो सुमेश्वर जो है वो आपका 1856 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। 1856 ये कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, याद रखिएगा। सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच की स्थित हिमालय के किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सतलुज और सिंधु नदी के बीच जो है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट आपका इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, BSTBC का बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। इसका 2024-25 वाला है, आपका लेटेस्ट है।
ठीक है। तो BSTBPC जो है ये आपका बुक से है, और आप ध्यान रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे इस एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोला जाए तो ये सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। पंजाब हिमालय या सतलज, ये कश्मीर बोले, ये क्या है, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है। यदि ऐसे पूछ दे कि सतलज एवं सिंधु नदी के बीच कौन है, तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय दोनों हो जाएगा। लेकिन पूछ दे पंजाब हिमालय वो किस दो नदियों के बीच है, तो सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है, ठीक है। दोनों साइड से पूछे आप बता दीजिएगा। हिमाचल या कुमाऊं हिमालय की बात की जाए तो ये सतलज एवं काली नदी के बीच है। जो कुमाऊं हिमालय क्या सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय की बात की जाए तो नेपाल हिमालय है जो काली एवं तीस्ता नदी के बीच है, क्या है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच है। और असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच है, ठीक है। दिहांग नदी जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के भी नाम से जानते हैं, दिहांग जो है वो आपका असम हिमालय है, जो कि आपका तीस्ता एवं दिहांग नदी से। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे, आप पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन नदी बनाती है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि हिमालय पर्वत के दक्षिणी और दक्षिणी पठार के उतरने में किन नदी प्रणाली हैं। तो हिमालय जो है उसके दक्षिणी पठार के उत्तर में कितने नदी प्रणाली है, तो उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपका 3 नदी प्रणाली है हिमालय के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब भारत का सबसे अधिक उपजाऊ घनी जनसंख्या वाला मैदान कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारीय मैदान हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उत्तर विशाल का मैदान हो जाएगा, ठीक है। उत्तर विशाल का मैदान हो जाएगा, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब होता है, झारखंड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो विशाल मैदान है उसमें क्या आ गया, विशाल, ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार ये सब आता है, क्या आपका विशाल में। यहाँ पे देख रहे हो कि जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है, और यहाँ पे उपजाऊ भी होता है, समतल मैदान भी है, ठीक है। तो उत्तर मैदान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात किया जाए 28 की सिंधु और इसकी सहायक नदियां का नाम, सिंधु और सहायक नदियां के द्वारा जो बनाया जाता है वो कैसा होता है, तो आपका पंजाब का मैदान बनाया जाता है। किसका, पंजाब, सिंधु और उसकी सहायक नदी को पंजाब। पंजाब मतलब कि आप जिसको बोलते हैं, जो जो नदी के जो दो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग दोआब बोलते थे, ठीक है। वहाँ से 5 नदी बहती थी, तो 5 नदी जो बहती थी इसलिए उसको पंजाब बोला गया, ठीक है, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रावी और व्यास के दोआब को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऊपरी बारी दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी और बारी दोआब कहते हैं। फिर पूछा राजस्थान के खारे पानी के झील है, तो राजस्थान के जो खारे पानी का झील है वो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में संभर झील है, ठीक है, संभर झील है, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सांभर झील, ठीक है, सांभर झील है जो कि राजस्थान में और खारे पानी के लिए जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, और देखिए खावर सांभर जिले जो तो आपका प्रचलित है, लेकिन इसके बात करें तो ये भी आपका क्या है, खारे जिल का, ये भी खारे जिल का, यानी सभी सब राजस्थान में जो बात किया जाए तो सभी, ठीक है। एक मिनट देखिए यहाँ पे, जैसे दक्षिण की ओर से बात किया जा रहा है ना, तो जो सोनगंदी आती है वो दक्षिण की तरफ से आती है, ठीक है। लेकिन वो दक्षिण की ओर पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ओर पूछ रहा है, ठीक है। यदि पूछ दे कि कौन सा नदी दक्षिण की ओर से नहीं आती है, दक्षिण की ओर से मिलती है, तो आपका सोन होता है। लेकिन आप पूछा दक्षिण की ओर से नहीं बहती, तो जब भी मान लीजिए दक्षिण से कोई नदी आ रहा है तो दक्षिण की ओर बहेगा कि उत्तर की ओर बहेगा, उत्तर की ओर बहेगा ना। मान लीजिए कि दक्षिण से कोई नदी आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए इधर से कोई नदी बह रहा है, तो ये किस तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यदि भूल जाता है कि दक्षिण की तरफ से आके कौन नदी मिलता है, तो दक्षिण की तरफ से आके, यानी दक्षिण से आके कौन मिलता है, तो हो जाता सही, ये आपका सोन नदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा दक्षिण की ओर नहीं बहती, ओर से, यहाँ इस सब से पे ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की ओर, ये उत्तर की ओर जब भी बहेगा तो कहाँ बनेगा, उत्तर की ओर बहेगा। लेकिन जो भी ऊपर से आएगा नदी वो सब क्या आएगा, जो उत्तर से साइड से आता है नदी, उत्तर साइड आके मिलता है, तो वो आपका किस साइड से बहता है, दक्षिण की तरफ मिलता है। इसी प्रकार बोला बहता किस ओर बहता है, तो सोन नदी है जो कि आपका दक्षिण की ओर बहता है, क्योंकि आता है किस साइड से, उत्तर साइड से आता है, ठीक है। तो इसलिए आपका सोन नदी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और ऊपर क्या था, ऊपर तो हम लोग ये सब चीज बानी चुके हैं। गंगा के 2 मैदान बांटा जाता है, ये आपका बिहार में, और भारत में कितना 3 भाग में बांटा जाता है, ये सारा कुछ हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर पूछा जा रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये ना। चलिए ठीक है, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपको सबको पता है, शुरू में बता दें, आपका कोसी नदी को, किसको, कोसी नदी को हम लोग शोक कहते हैं। बेहद रहित निम्न क्षेत्र को बिहार के गंगा के मैदान को क्या कहा जाता है, तो बिहार के गंगा के मैदान को जो बोलता है टाल कहा जाता है, ठीक है। जो बेहद क्षेत्र में फैला हुआ है वो वृक्ष रहित जो है उसको हम लोग टाल बोलते हैं, ठीक है, टाल। प्रवाहित क्षेत्र होती है, ठीक है, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस राज्य में है, तो ये आपका असम है, कहाँ, असम में है मांजुली द्वीप। फिर पूछा रहा भौतिक आकृति की विभिन्नता के आधार पर विशाल मैदान के कितने भागों में बांटा गया है, तो विशाल मैदान को हम लोग बात किया जाए तो इसको कितने भाग में बांटे हैं, तो उसको आपका 4 भाग में बांटा है, ठीक है।
जो भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर हमने विशाल मैदान को कितने भाग में बांटा है, तो 4 भाग में बांटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गंगा के मैदान जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बनाया गया है, वह नदियों के बाढ़ के जल की नहीं पहुंच पाती, उसे क्या कहते हैं? खादर, बांगड़, कछाड़ी, सभी। तो जो भी पुरानी नदी है वो क्या है? बांगड़ है। ठीक है, और नई नदी को खादर बोलते हैं, और बांगड़ बोलते हैं किसको? नया थी पुरानी मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगड़। और नई खादर मिट्टी, नई जो जलोढ़ मिट्टी उसको हम लोग खादर बोलते हैं, और जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को भी कछारी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी का परत जमा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको जो नई मिट्टी बना देता है यानी कि नवीन मिट्टी, उसी को बोलते हैं, इसको हम लोग खादर बोलते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका किसका हिस्सा है? तो आंगारलैंड का है। ठीक है, आंगारलैंड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक मिनट, क्या बोला रहा था? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, एक मिनट। यहाँ पे क्या है? अंगारा लैंड लग गया। ठीक है, अंगारा लैंड हम लोग शुरू में क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि जो भारत है वो किस हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। तो जो प्रायद्वीपीय हो चाहे कोई भी हो, सब क्या होगा? गोंडवाना लैंड ही होगा ना, क्योंकि 2 भाग में बांटा था गोंडवाना अंगारा लैंड। तो जो का ऊपर उत्तर की ओर गया था उसको हम गोंडवाना लैंड, दक्षिण की तरफ जो था वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में था वो अंगारा लैंड। ठीक है, तो जब भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, तो प्रायद्वीपीय पठार भी क्या होगा आपका? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गोंडवाना लैंड ही हो जाएगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग किस पठार का हिस्सा है? तो मध्य भूमि का हिस्सा मालवा का पठार का हिस्सा है। किसका? मालवा का पठार का हिस्सा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा तेज करते हैं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा फिर आपका, यदि हम पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके चलेंगे तो। ठीक है, हाँ, बाकी फिर हम लोग फिर बताएंगे कभी नेक्स्ट टाइम में, जिसमें आपको चैप्टर बाई चैप्टर कराएंगे और फुल एक्सप्लेन के साथ करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम के बेस पे इस पे आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से आपका रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, फिर पूछा मध्य उच्च भूमि सुदूर पूर्व विस्तार का मुख्य दामोदर स्वर्ण रेखा नदियों का वाहित क्षेत्र को हिस्सा को क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। किसको? छोटा नागपुर के पठार के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा किस पठार का हिस्सा गया तक के फैला हुआ है? तो गया तक के जो फैला हुआ है उसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। ठीक है, जो गया तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक के? गया तक के फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बहती है? ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो बहती है वो सभी दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, ये सभी के सभी क्या होता है? छोटा नागपुर जो झारखंड वाला एरिया है, झारखंड बिहार, जो बिहार के झारखंड से गया सटती है, गया वाला जिला, तो वहाँ तक भी थोड़ा था उसका क्या है? हिस्सा आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी के सभी नदी होते हैं जो कि आपका छोटा नागपुर पठार में बहती है। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो हर जो भ्रंश घाटी होता है, नर्मदा और तापी दोनों है जो क्या भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, नर्मदा और तापी दोनों है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यानी कि ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी अरावली होगा। ठीक है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी होता है जो आपका राजस्थान में, वो कौन सा है? तो अरावली गुरु शिखर हो जाएगा। क्या है? गुरु शिखर जो है क्या आपका सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, ये माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु, अरावली पे माउंट आबू सबसे ऊंचा, उसके माउंट आबू पे सबसे ऊंचा चोटी है जो कि गुरु शिखर है। ठीक है, दक्कन का पठार किस सेल से बना हुआ है? तो दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है। पश्चिमी तट की पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री घाट पहाड़ी से नाम से जानते हैं, सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित दर्रे हैं, कौन सा घाट है? तो थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट एवं सीना गोट है। ये सभी के सभी जो है पश्चिमी घाट में दर्रे हैं। ठीक है, चलिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण की पहाड़ी के द्वारा मिलता है, तो नीलगिरी के पहाड़ी से मिलता है। ठीक है, नीलगिरी यानी कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों दोनों तरफ से जो आता है वो नीलगिरी के पे मिलता है। दोनों घाट जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट है वो दोनों कहाँ मिलता है? नीलगिरी में मिलता है। चलिए दक्षिणी भारत की सबसे ऊंचे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिणी भारत की सबसे कौन है? दोटा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, तो अनाईमुडी है। ठीक है, क्या? अनाईमुडी जो है आपका दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, यानी कि सबसे ऊंची शिखर है अन्नामलाई। ठीक है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी पे। और दक्षिण नीलगिरी की पहाड़ी से बोला जाए तो नीलगिरी आपका क्या है? डोरा बेटा। डोरा बेटा नीलगिरी की बात किया जाए तो डोरा बेटा सबसे ऊंचा है। अन्नामलाई, शिवराय तथा पालिनी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये जो बात किया जाए तो ये आपका पूर्वी घाट में फैला हुआ है और ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई बोला या शिवराय बोला या पालिनी बोला, ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में।
दक्षिणी के पठार, ठीक है। यहाँ पे पूछा रहा क्या आपका, देखिए यहाँ पे हाँ बता भी गया कि तमिलनाडु में अन्नामलाई, पचमलाई, शिवराय, पालनी और बेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ, तमिलनाडु में। दक्षिण के पठार के दोनों किनारे में कितने तटीय मैदान है, ये आपका टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो है वो आपका सही है। दक्षिण के पठार के दोनों किनारे पर कितने तटीय मैदान के बड़े भाग हैं, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी के तटीय मैदान स्तर का खंबात की खाड़ी लेकर दक्षिण में तक फैला हुआ, कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपका कन्याकुमारी तक, ठीक है। खंबात की खाड़ी से लेकर क्या है, कन्याकुमारी तक जो है पश्चिमी तट फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग जो होता है, उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कोंकण, जबकि कहाँ वाला क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं, ठीक है। चलिए पश्चिमी तटीय मैदान दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो दक्षिणी भाग को मालवार बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपका केरला के आसपास के जो है उसको हम लोग मालाबार बोलते हैं, ठीक है। जो गोवा से केरला के बीच में है उसको मालाबार बोलते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी है, ठीक है। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान से अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी गंगा के मुहाने से दक्षिण कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान निचला भाग डेल्टा और ऊपरी भाग क्या अधिकांश नदियों के निक्षेप से बना होता है। बताइए इसका आंसर की बात क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय से अधिक चौड़ा है, बिल्कुल सही है। आपको जो आंध्र प्रदेश वाला जो दिया गया क्षेत्र वो अधिक चौड़ा है, ठीक है। बाकी जो पूर्वी तटीय गंगा के मुहाने से जाकर कन्याकुमारी का अंतरिक्ष तक फैला, बिल्कुल ये भी सही, यानी कि सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर बोला जा रहा है पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं, तो इसका आप उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी भाग की बात किया जाए तो उसको कोरोमंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान मरुस्थल कहा जाता है, और यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है, तो यहाँ की वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। थार मरुस्थल है जो कि यहाँ पे क्या होती है आपका वार्षिक 15 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में अंततः प्रवाह नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो अंततः प्रवाह की नदी की बात करें तो आपका लूनी नदी है, जो कि आपका विलीन हो जाती है, क्या होती है, बहते बहती नदी में ही क्षेत्र में यह क्या होती है, विलीन हो जाती है। भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत कितना द्वीप है, तो भारत के जो समुद्री सीमा उसके अंतर्गत 1256 द्वीप है, ठीक है। फिलहाल का जो बुक के डाटा हुआ क्या है, 1256 द्वीप है। और 572 क्या है, द्वीप समूह। यदि द्वीप समूह पूछे तो कितना हो जाएगा आपका 572। यदि सिर्फ द्वीप पूछे तो 1256, और द्वीप समूह पूछे तो लगभग आपका कितना है, 572 द्वीप समूह है, ठीक है। जिसमें 36 द्वीपों पर क्या होता है, आबादी पाया जाता है, बाकी पे नहीं पाया जाता। 36 द्वीप पे क्या होता है, आबादी पाया जाता है, बाकी पे नहीं पाया जाता। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की लगभग कितना द्वीप है, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग कितना द्वीप है, तो आपका 572 द्वीप है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग कितना है, 572 है। उसके बाद क्या जाए बंगाल के द्वीप समूह, बंगाल के खाड़ी में द्वीप समूह लगभग 572 द्वीप है। इसमें से कितने द्वीप पर आबादी पाई जाती है, यानी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे लोग सिर्फ 36 द्वीप पे रहते हैं। कितने पे, 36 द्वीप पे रहते हैं, अभी बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा चैप्टर में आ गया जिसका नाम है अफवाह स्वरूप, ठीक है। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र के जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह द्रोणी यानी कि बेसिन कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफवाह द्रोणी या बेसिन कहते हैं। जो एक नदी तंत्र द्वारा क्षेत्र पर जल प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह या बेसिन द्रोणी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो भू आकृति की बात किया जाए तो भू आकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। क्या बांटा गया, 2 भागों में, प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदी, ठीक है। हिमालय नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी अथवा अस्थायी होता है। दूसरा, हिमालय नदियों को वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमने पर हिमालय पिघलने से सालों भर आपूर्ति होती है। और सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है, ठीक है। हिमालय नदियों की प्रवाह कम क्रम में और पर्वतों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर की सभी की बात करें तो सभी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो ये आपका जो सारा पॉइंट दिया हुआ सबके क्या है सही है। जो हिमालय नदी होता है अधिकांश क्या होता है, 12 मासी होता है, अस्थायी होता है, नहीं सभी दिन बहते रहता है, वो अस्थायी होता है, ठीक है। तो याद रखिए सभी क्या इंपॉर्टेंट आपका सही है, जितना भी पॉइंट है सभी के सभी क्या आपका सही है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में बात किया जा रहा है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी है। अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदी है वो क्या है? तो अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदी है वो आपका मौसमी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी वो क्या है? मौसमी है। और जो हिमालय नदी है वो बारहमासी है, ठीक है। तो यहाँ अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो मौसमी है, यानी कि कभी कभी नदी वो सूख जाता है, मौसम के हिसाब से उसमें पानी आता है। नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नदियों द्वारा जल प्रपात का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वारमुख या एंचुरी, जिसको बोलते हैं एक्चुरी या ज्वार नदीमुख बोलते हैं, वो उसका निर्माण होता है। तो बात करें सभी सभी क्या हो जाएगा आपका? सही है, यानी कि जितने भी पॉइंट है आपका सभी के क्या है? नदी के संबंध में सही है। इनमें से कौन सा हिमालय का प्रमुख नदी है? तो हिमालय की प्रमुख नदी इनमें से सभी है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब के सब क्या है? हिमालय की प्रमुख नदी। हिमालय की नदी जो हिमालय से निकलती है उसको हिमालय की नदी बोलते हैं, और क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। पूछ रहा अलकनंदा उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में किस नदी से मिलने के बाद गंगा का नाम से प्रवाहित होती है? तो जो अलकनंदा उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग है वो किस नदी के बाद मिलने का नाम से प्रवाहित होती है? तो आपका भागीरथी, ठीक है। भागीरथी नदी आके मिलती है अलकनंदा में, ठीक है। अलकनंदा और उत्तर कहाँ मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा अलकनंदा उत्तराखंड में है, जिसके देवप्रयाग में स्थान पे आके मिलती है भागीरथी, और उसके बाद वहाँ से फिर गंगा का नाम हो जाता है। यदि पूछ दे गंगा सबसे प्रवेश कहाँ करता है, भारत के किस भूमि पर करता है? तो आपका यहाँ पे करता है, क्या बोलते हैं जिसको हरिद्वार बोलते हैं, ठीक है। हरिद्वार में आपका सबसे पहला प्रवेश करता है भारत में गंगा नदी। चलिए, और जो गंगा का नाम से बदलता है उसके बाद से बात किया जा रहा है, ठीक है। जब गंगा बनता है उसके बाद की बात किया जा रहा है। सुंदरबन डेल्टा, ऐसे तो आपको वहाँ उत्तराखंड में मिल जाता है, लेकिन उत्तराखंड में मिलता है तो उसके बाद गंगा ना बनता है, देवप्रयाग के बाद जो बनता है गंगा, ठीक है। तो इसलिए आपका होगा हरिद्वार। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी के मिलने से होता है? तो ये आपका पता होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है मैंग्रोव वन का उदाहरण है, और ये आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये आपका किस नदी के किनारे हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से डेल्टा बनाता है। सिंधु एवं गंगा के मध्य जल विभाजक का काम कौन सा उच्च भूमि करता है? तो ये आपका अरावली उच्च भूमि करता है, ठीक है। अरावली उच्च भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इस प्रकार से मैप भी दिया हुआ है, सारा मैप दिया हुआ है, ठीक है। सिंधु है, बुलर है, यानी सारा नदी दिया हुआ है, गोविंद सागर, सारा कुछ इस पर आपका क्या दिया गया है? सारा कुछ दिया। एक बार आप देखना चाहते हो स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज लेके देख सकते हैं सारा को, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश के किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो इसका हम लोग दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाते हैं? दिहांग नदी से जानते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। क्या बोला? अरुणाचल प्रदेश बोला है। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग, ठीक है। क्या बोलते हैं? दिहांग। और उसके पहले क्या बोलते हैं? सांगपो, ठीक है। उससे पहले क्या बोलते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बता दिया, सांगपो, ठीक है। क्या होता है? सांगपो। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? चंबल, बेतवा, केन, सभी। तो सभी की सभी क्या है? यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। केन हो या बेतवा हो या चंबल हो, सभी की सभी क्या है? यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी। सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी को क्या बोलते हैं? घाघरा के नाम से जानते हैं। किसको नाम से? घाघरा नदी के नाम से जानते हैं सरयू नदी को। इसी को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? सरयू नदी। किस नदी के साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है? तो पौराणिक कथा पर गंडक नदी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। याद रखिए किसकी नदी के साथ? गंडक नदी के साथ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कोसी नदी किस जिले से गंगा मिलती है? तो कोसी नदी जो किस जिले में गंगा मिलती है? तो कोसी नदी की बात करें तो आपका सहरसा में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? सहरसा में। फिर बोला जा रहा है कि धुआंधार प्रपात कपिल धारा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो धुआंधार ये जो होता है नर्मदा नदी करती है। जो धुआंधार प्रपात है जिसको कपिल धारा बोलते हैं, वो आपका नर्मदा नदी निर्माण करती है। इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी की बात करें तो तापी गिरेगा, ठीक है। कौन गिरेगा? तापी, ठीक है। क्योंकि तापी है जो नर्मदा है वही जो कि आपके कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है। तो खंबात की खाड़ी किधर है? गुजरात के पास है, अरब सागर में। तो आपका तापी नदी इसका आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में आपको बता दें तापी तो गिरेगा नहीं, नर्मदा गिरेगा नहीं, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि कहाँ गिरता है आपका अरब सागर में गिरता है, ठीक है। तो ये आपका महानदी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। माही नदी है जो कि गुजरात को क्या कहती है? गुजरात बोल रहे हैं। महानदी माही नदी है जो कि आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्या करता है? 2 बार काटता है। पूछ दिया कर्क रेखा 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है?
तो आपका माही नदी है, ठीक है, याद रखिएगा माही नदी। दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को विभूषित किया गया है? इसका बात किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, ठीक है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा, ठीक है, ऐसा नहीं पूरा दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी, ठीक है। दक्षिण भारत में दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा, ठीक है, तो याद रखिएगा गोदावरी को बोला जाता है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से कहाँ मिलती है? तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर में मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है? महाबलेश्वर में से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर, ये कहाँ है? महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, तो महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से, ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। फिर बोला कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से कहाँ से होती है? तो कावेरी नदी की जो होती है उत्पत्ति आपका ब्रह्मगिरी से होती है। कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी से होती है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो आपका कावेरी नदी पे। कहाँ है? कावेरी नदी पे है। इनमें से कौन सा झील बिहार में है? तो कांवर पक्षी विहार, सरैया यामान, लक्ष्मी सागर, सभी। तो ये सभी के सभी क्या है जो झील है बिहार में, ठीक है। लेकिन आप एक को जानते होंगे, कांवर पक्षी विहार, ठीक है। तो कांवर झील को आप लोग सबको जानते हैं, कहाँ है? बेगूसराय में। यही पॉपुलर है, ठीक है, ये क्या है? पॉपुलर झील है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार का झील के नाम से जानता है। लेकिन आप और भी नाम जान लीजिए, ठीक है, जो क्या है? तो सरैया मान, ठीक है, सरैया मान है। जो सरैया मान आपका कहाँ है? तो सरैया मान की बात किया जाए या फिर लक्ष्मी सागर की बात किया जाए, ये सभी क्या है? भारत की झील है। कहाँ? सॉरी, बिहार की झील है, ठीक है, भारत के तो है ही है, बिहार की झील है, ठीक है। तो जो सरैया मान है, जो सरैया मान कहाँ है आपका? बेतिया का है, ठीक है, सरैया मान जो है आपका क्या है? बेतिया का। और जो लक्ष्मी सागर है वो क्या है? दरभंगा का है, ठीक है, याद रखिएगा, दरभंगा का है लक्ष्मी सागर। और सरैया का बात किया जाए तो क्या है? बेतिया का है, ठीक है। और पश्चिम बिहार जो है क्या है? बेगूसराय का है, ठीक है। कांवर झील जो है, कांवर झील बेगूसराय का है। चलिए फिर पूछा रहा, भारत में लोनार झील किस प्रकार की झील का एक उदाहरण है? तो लोनार झील जो है आपका क्रेटर झील है, ठीक है, क्या है? क्रेटर झील है, यानी कि बोला जाता है कि जो मतलब कि जो पिंड गिर जाता है, गिर गया था, तो उसी के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोनार झील बोलते हैं। गड्ढा हो जाता है, और जो गड्ढा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोनार झील, ठीक है। लैगून झील जो होता है, लैगून झील जो समुद्र के किनारे बनता है, जो कि एक प्रकार से प्रवेश कर जाता है आपका स्थलीय सीमा में और पूरे तरीके से घेर लेता है, उसमें पानी जमा हो जाता है, उसको हम लोग लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्र की कुल भूभाग कितना प्रतिशत भाग वनगछित होना चाहिए? तो जो पर्यावरण की दृष्टि से बात करें तो आपका 33% भाग पे क्या होना चाहिए? आपका वन होना चाहिए, निश्चित रूप से 33% पे वन होना चाहिए। नदियों के प्रवाह के वजह से कृषि भूमि के कितना प्रतिशत भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो 40 मिट्टी से ढका हुआ है, ठीक है। भाखड़ा नांगल किस नदी पे परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल जो है आपका सतलुज नदी की परियोजना है, ठीक है, सतलुज नदी की परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे? तो टिहरी नाग आपका भागीरथी पे या गंगा बोला तो भागीरथी, या गंगा, दोनों ऑप्शन दे दिया, लेकिन भागीरथी ऑप्शन में तो भागीरथी मारिएगी, यदि भागीरथी नहीं रहेगा तो आप गंगा मार सकते हैं, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका कौन कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि कहते बांधों को मंदिर बोले थे, ठीक है। जो नदी घाटी परियोजना था उसको क्या बोले थे? मंदिर है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दामोदर घाटी क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो दामोदर घाटी की बात किया जाए तो ये आपका कोयला निक्षेप के लिए, किसके लिए? कोयला निक्षेप के लिए आपका विख्यात है। चलिए इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे जलवायु, ठीक है, क्या देखेंगे? जलवायु को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जलवायु को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला आधा भूभाग कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग विस्तार की दृष्टि से किस कटिबंध में आता है? ठीक है, तो इसका बात क्या जाती है आपका किस भारत का जो लगभग जो आधा भूभाग है जो कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग है, ठीक है, जो कर्क रेखा से क्या उत्तर वाला भाग है वो किस कटिबंध में पूछा जा रहा है कि किस कटिबंध में आता है, ठीक है। बस ये पूछा जा रहा है कि जो उत्तर वाला कर्क रेखा उत्तर भारत का जो है मैदान वो किस कटिबंध में आता है, किस क्षेत्र में आता है। तो उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में, इनमें से कोई नहीं आता। ये आता है जो उपोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, याद रखिए उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है। जितना भी ऊपर वाला आता है कर्क रेखा से ये क्या आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। भारत के जलवायु विभिन्नता पैदा करने वाले कौन से कारक हैं? उत्तरी सीमा पर महान हिमालय, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सीमाओं के हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी उपस्थित, ये सभी के सभी क्या है जो आपके कारक हैं, ठीक है। जलवायु के विभिन्नता पैदा करने का क्या है? कारक है। जलवायु के ये क्या है? कारक हैं सभी के सभी, ठीक है। मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व में से कौन सा है? तापमान एवं वायु दाब, पवन, आर्द्र एवं वर्षण, सभी। तो सभी के सभी क्या है? मौसम जलवायु के तत्व हैं, ठीक है। आर्द्र तथा वर्षण या पवन या तापमान एवं वायु दाब ये सभी के सभी क्या है? मौसम या जलवायु के मुख्य तत्व हैं।
अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से कहा जाता है कि अच्छी वर्षा होती है, ठीक है। तो कहाँ होती है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में से कोई नहीं। तो जो अक्टूबर नवंबर जो लौटती मानसून है वो आपका दक्षिण भारत में होती है। तमिलनाडु में आप देखिएगा तो ठंडा के दिन में क्या होता है, वहाँ पे बारिश होता है, ठीक है। तो लौटती मानसून मानसून कहाँ करता है? दक्षिण भारत, तमिलनाडु के आसपास। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटतम, सभी। तो सभी के सभी क्या है, जो जलवायु के लिए ऊपर जैसे हम शुरू में बताते सभी कारक है, ठीक है। तो ये आपका जलवायु को नियंत्रित करने वाले यही सब कारक है। यदि मान लो समुद्र के बहुत सारे कारक हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या है आपका कारक है, ठीक है। तो जलवायु के जब लेक्चर लेंगे हम लोग तो पूरा डिस्कस हम लोग बताएंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका क्या फुल फॉर्म? लैंड फॉर्म है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो बोला गया लैंड फॉर्म, ठीक है। तो लैंड फॉर्म ये आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लैंड फॉर्म की बात करें इसमें आपका एल फॉर लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ए फॉर एटीट्यूड यानी ऊंचाई अल्टीट्यूड, और एन फॉर नियरेस्ट, फॉर्म सी यानी समुद्र से निकटतम जितना दूरी हो, डी फॉर डायरेक्ट ऑफ वाइंड यानी पवन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ वाइंड यानी कि पवन की दिशा, एफ फॉर फॉरेस्ट यानी वन, और ओ फॉर ओशन करेंट यानी समुद्र की जलधारा, और आर फॉर रेनफॉल यानी वर्षा, एम फॉर माउंटेन यानी पर्वत, और एस फॉर सॉइल यानी मृदा। ये सभी के सभी के आपके जलवायु के कारक है। ये जलवायु के होने वाले जरूरी तत्व है। यही यदि इसमें से कोई भी एक चीज है तो आपकी जलवायु को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। यही पूछा जा रहा है कि नियंत्रित करने वाला कौन है? सभी के सभी हो जाएगा। इसमें से कितना कोई भी पॉइंट देते सभी सभी क्या आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं जलवायु को। निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? सौर्य किरण के से सीधा या तेजी होने पर सौर्य ऊर्जा की मात्रा के अंतर हो जाता है। सूर्य सूर्य की किरणें निम्न अक्षांश से सीधी तथा उच्च अक्षांश के तिरछी पड़ती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान घटता है। बताइए इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 के सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7 नंबर, उच्च पर्वत वर्षा युक्त पवन से होकर रोक कर वर्षा कराता है। जो उच्च पर्वत होता है वर्षा युक्त पवन को रोक कर वर्षा कराता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पवन विमुखी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पवन विमुखी कहते हैं, ठीक है। पवन विमुखी दो को दे दिया, कोई बात नहीं, पवन विमुखी होता है, ठीक है। ये और भी दोनों मार दीजिए, दोनों के दोनों सेम है तो ठीक है, लेकिन पवन विमुखी एक ही ऑप्शन देगा आपको, वहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन देगा। भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत के जो दक्षिण की बात करें यानी दक्षिण भारत की बात करें तो उसमें कौन सा है? तो आपका उष्णकटिबंधीय। क्या उष्णकटिबंधीय? क्योंकि आपका विषुवत से जिससे दक्षिण में जाएगा निकटतम होता जाता है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा और जो विषुवत रेखा के बीच है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। जो कर्क रेखा विषुवत रेखा के बीच है उष्णकटिबंधीय, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच जो भी पेटी वो सब उष्णकटिबंधीय में आता है, ठीक है। तो जो भारत का जो दक्षिण भाग कर्क रेखा से क्या है? नीचे, ठीक है, कर्क रेखा की तरफ है, कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ है, तो आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या है? तो भारत पर ये बता ही चुके हैं सब कारक हैं, क्या है सभी चीजें। चलिए फिर पूछा रहा है एल इनो का कारण भारत में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो एल इनो है एगो, क्या होता है? एलिलो है, एडिलो है, एलिलो और लालिनो, ठीक है। एक होता है एलिनो, एक होता है लालिनो, ठीक है। तो एलिनो और लालिनो, लालिनो क्या होता है? वर्षा ले आती है, ठीक है। एलिनो के कारण भारत के किस समस्या का सामना करना पड़ता है? पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत में समस्या में अधिक वर्षा होता है जो तथा बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। भारत में सामान्य से कम वर्षा क्यों होता है, जिससे सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो बात क्या है इसमें आंसर क्या होता है? तो एलिनो होता है वो क्या करता है? कम वर्षा लाता है। लेकिन जो आलिनो होता है वो खूब वर्षा लाता है। जिसमें आलिनो आता है उसमें खूब वर्षा होता है, ठीक है, पूरा वर्षा होता है। लेकिन जिसमें एलिनो आता है उसमें क्या होता है? तो वो आपका कम वर्षा कराता है, ठीक है, एलिनो। आलिनो मतलब आता है वर्षा लेके, एलिनो मतलब नहीं लाता है, हो गया। आलिनो एगो याद रह गया तो एगो इसका अपोजिट हो जाएगा। आलिनो मतलब आ रहा है, क्या आ रहा है? वर्षा आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आलिनो वर्षा लेकर आता है, ये तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत के सामान्य से वर्षा को कम कर देता है, ठीक है, और सूखा समस्या उत्पन्न कर देता है। कौन? एलिनो। लाल इनो रहता है तो यहाँ पे अधिक हो जाता है, ये वाला लाइन सही हो जाता है, लेकिन एलिनो के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है। चलिए लालिना आ गया, लालिना आ गया। लालिना के कारण भारत में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? अभी बता चुके हैं हम लोग, क्या इसका आंसर वही हो जाएगा सेम, यानी कि पहला, यानी कि भारत में समस्या अधिक वर्षा की और बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है, बहुत सारे वर्षा ले आते हैं जिसमें लालिनो होता है। भारत में मानसून की दिशा क्या होती है? तो भारत में मानसून की दिशा जो होती है आपका 6 माह की यहाँ पे दिशा बोला जा रहा है, क्या है, ठीक है। तो 6 माह दक्षिण से पश्चिम और 6 माह उत्तर से पूर्व, ठीक है। तो इसका बात किया जाए तो यहाँ पे दिशा नहीं है, पूरे टाइम या समय पूछना चाहिए, या फिर पूछना चाहिए कि प्रवृत्ति पूछना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिशा पूछ रहा है, तो दिशा तो ठीक है। यहाँ पे आपका भारत मानसून दिशा है ना, तो दिशा भी आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह क्या होता है? उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या आपका सही हो जाएगा, यानी कि दिशा, यानी कि दोनों के दोनों क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर पूछा रहा है दक्षिण भारत में मानसून केरल तट पर किस माह तक पहुंचता है? तो दक्षिण भारत में जो मानसून होता है वो केरल तट पे आपका क्या पहुंचता है? आपका जून में पहुंचता है, ठीक है, जून में, ठीक है, जून का पहला वीक में पहुंच जाता है, ठीक है, पहला सप्ताह में आपका वहां पर पहुंच जाता है।
पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस माह में तक फैल जाता है? तो पूरे भारत में आपका मध्य जुलाई में क्या होता है? पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है। पछुआ पवन की पेटी पश्चिम दक्षिण की ओर से खिसक कर पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है। यह किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो पछुआ पवन होता है वो आपका क्या होता है? रबी फसल के होता है, गेहूं के लिए होता है, जो कि गेहूं के लिए कम फसल चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कम फसल बोल रहे हैं, कम वर्षा चाहिए, तो ये आपका गेहूं के लिए, जो पंजाब में आपका देखते होंगे कि पंजाब में गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, जो कि आपका क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आता है वो हल्का वर्षा कराती है। ठीक है, हल्का वर्षा कराती है क्योंकि वहाँ पे क्या है? हिंदू कुश पर्वत है, जो कि पाकिस्तान में जो है आपका हिंदू कुश पर्वत है, वो आपका रोक लेता है। ठीक है, क्या करता है? रोक लेता है, हल्का फुल्का नहीं देता है। यदि पूरा आ जाता तो पूरा पूरा तहस नहस कर देता, लेकिन वो जो एक प्रकार से वरदान साबित है, जो हिंदू कुश पर्वत है, रोक लेता है। चलिए, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा, जो वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के दिन में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी के कारण होती है। क्या होता है? दक्षिणी और पश्चिमी के कारण वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात किया जाए तो भारत में शीतकालीन वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो शीतकालीन की बात किया जाए तो शीतकालीन आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, जो लौटती मानसून जिसको बोलते हैं, उत्तर पूर्व लौटती मानसून। शीत उसके बाद बोला रहा है भारत में कुल कितने ऋतु पाई जाती है? तो ऋतु की बात किया जाए तो ऋतु आपका कितना पाई जाती है? तो ऋतु आपका 4 ऋतु पाई जाती है। ठीक है, कौन सा ऋतु पाई जाती है? 4 ऋतु पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देवा याद रखिएगा, इससे भी पूछता है। शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक, तथा लौटती मानसून जो होती है वो ऋतु सितंबर से लेकर मध्य नवंबर तक। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से बसंत ऋतु को बोलते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु बोलते हैं इसको। तो एक आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको उसके अंतराल में देखते चलिए, उसके अंतराल में आपका 4 महीने के बाद, सॉरी 3 महीने के बाद 3 चौका क्या हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने का आप बांट दीजिएगा। ठीक है, चलिए शीत ऋतु, यहाँ शीत नहीं, यहाँ पे शीत होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? शीत होना चाहिए। तो जो शीत ऋतु है उत्तर पश्चिम भाग में अधिकांश ठंडा रहता है, इससे वहाँ कौन सा वायुदाब क्षेत्र बनाता है? ठीक है, तो उच्च वायुदाब बनाता है। क्या बनाता है? उच्च वायुदाब आपका बनाता है। फिर बोला जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर की बात करें तो नॉर्थ चेस्टर या काली बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में बंगाल में आसपास, बंगाल के आसपास जो आंधी चलती है वो किसको बोलते हैं? नॉर्थ चेस्टर या काला बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से कथन में से कौन सा कथन से? मानसून हवाएं भारत के दक्षिण पे प्रायद्वीपीय त्रिभुजाकार से होने के कारण दो शाखा में बढ़ जाते हैं। ठीक है, मानसून हवाएं दो शाखा में, पहली बार अरब सागर शाखा था, तो दूसरी बार बंगाल शाखा के खाड़ी में क्या होता है? आपका जाती है। ठीक है, बिल्कुल से दोनों के दोनों बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक जाता है कहाँ पे आपका? तो अरब सागर में, एक बंगाल खाड़ी में जाते हैं। तो ये दोनों से ही आपका प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार होने के कारण तो दोनों भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बोला मानसून का निवर्तन का क्या मतलब है? तो मानसून का जो निवर्तन है उसका क्या मतलब है? उसका हो जाता है आपका ये मानसून का लौटना। ठीक है, निवर्तन को क्या हो जाता है? मानसून का लौटना इसका कारण है। ठीक है, मानसून का लौटना है, उसी को बोलते हैं क्या? निवर्तन। चलिए इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर और भी खत्म हो चुका है। 4 नंबर चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चैप्टर हम लोग 5 में आगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी में हम लोग आ चुके हैं। इसे बोला जा रहा है वनस्पति के जन्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, देशज एवं विदेशज। ठीक है, चलिए स्थानीय जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं, और वो जो आपका बाहरी होता है उसको हम लोग विदेशज वनस्पति बोलते हैं। जैव विविधता के मामले में भारत विश्व पे किस स्थान पे है? तो भारत आपका 10 स्थान पे। जैव विविधता में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। गंगा के डेल्टाई क्षेत्र जहाँ दरअसल है वहाँ वैसा वन पाया जाता है। ठीक है, तो गंगा का जो डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ दलदल है वहाँ कैसा वन पाया जाता है? दलदल में आपका कौन सा वन पाया जाता है? ठीक है, तो दलदल की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो दलदल की बात किया जाए तो आपका दलदल यहाँ पे कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। ठीक है, सुंदरबन में वहाँ पे क्या एक सुंदरी वृक्ष है, जिसी के नाम पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए सुंदरी वृक्ष भी पूछ जाता है कहाँ मिलता है? तो सुंदरबन डेल्टा में। निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से भारत के वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में विविधता पाई जाती है, किसके कारण? तो भूभाग, मिट्टी, जलवायु, सभी के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सभी के कारण होता है जो कि वनस्पति में विविधता पाई जाती है, जलवायु में विविधता पाई जाती है। पृथ्वी एवं खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल परिस्थिति तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है।
7 नंबर बोला जा रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो भारत में कहाँ पाया जाता है, तो आपका पश्चिमी घाटी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप में, असम के ऊपरी भाग में, सभी के सभी क्या होता है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा पेड़ होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पेड़ में आपका कौन सा होता है, तो रोजवुड, सिकोना, अबनुस यानी कि एबोनी, सभी की सभी जो होता है आपका क्या होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय में सभी पेड़ अपने पत्ते क्या करते हैं, एक साथ एक साथ गिराते हैं, एक साथ नहीं गिराते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए, या ये दोनों करते हैं। तो एक साथ नहीं गिराते हैं, जो उष्णकटिबंधीय जो पत्ते होते हैं वो एक साथ अपने पत्ते क्या करते हैं, नहीं गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पौधे की लंबाई लगभग होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 60 मीटर से अधिक होती है पौधे की लंबाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैप है, आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स में देखिए उष्णकटिबंधीय वाला जो सदाबहार वन आपका किस क्षेत्र में ब्लैक से दिखाया है, तो ब्लैक जब जहाँ जहाँ दिख रहा है वो कहाँ है, ये सभी जगह उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, उष्णकटिबंधीय आपका वन है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, तो आपका जो ग्रीन वाला जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये वाला क्षेत्र है, इसमें आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, उसका मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन आपका पॉइंट से है, तो मैंग्रोव वन आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट से। ठीक है, आपका सुंदरबन बंगाल की खाड़ी के पास, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के पास है, सुंदरबन में पाया जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है, उसके बाद जो रेड कलर से है लाइनिंग लाइन वो उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। ठीक है, तो ये सब उष्णकटिबंधीय कटीले वन है, राजस्थान ये हो जाएगा, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका पर्वतीय वन की बात करें तो पर्वतीय वन यहाँ पे आपका लाइनिंग ब्लू कलर से ये आपका पर्वतीय वन है। ठीक है, इस प्रकार से आप मैप देख लिए, आपको कहीं भी पूछ दिया जाए तो आप सब बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए भारत में सबसे अधिक किस वन का विस्तार है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कौन सा है, तो आपका ग्रीन वाला है। देखिए ग्रीन में ही सबसे ज्यादा है, कहाँ है, देखिए आपको दिख रहा होगा मैप पे सबसे ज्यादा क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वृक्ष कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सागवान, शीशम, चंदन ये सभी के सभी क्या उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वन है। ठीक है, आपसे कोई एक पूछेगा लेकिन आपको सब बता दिया, आपसे किसी एक पूछे तो आपको क्या होगा, आंसर आपका दे दीजिएगा। इसलिए हम लोग को उसी प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट किए कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन में वर्षा लगभग होती है, कितना होती है, तो आपका 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। शंकुधारी वृक्ष, चीड़, देवदार, सिल्वर तथा फर, स्पूस आदि वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर की बात करें तो आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। शंकुधारी जो वृक्ष होता है वो चीड़, देवदार, सिल्स, फर, स्पून ये सब होता है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है। याद रखिएगा पर्वतीय वन में, इसमें से कोई आपको एक ही पूछेगा, चाहे शंकुधारी वृक्ष पूछ दे या चीड़ देवदार पूछ दे, इसमें से कोई एक ही पूछेगा, चीड़ पूछ दे या देवदार या शंकुधारी, इनमें से कोई एक पूछेगा आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा पर्वतीय वन में सब पाया जाता है। अल्पाइन घास कहाँ पाया जाता है, तो अल्पाइन घास की बात किया जाए तो अल्पाइन घास आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पर्वतीय वन में पाया जाता है। समुद्री क्षेत्र एवं डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, तो समुद्री क्षेत्र एवं डेल्टाई क्षेत्र की बात करें तो आपका मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन आपका पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, तो नेक्स्ट की बात किया जाए, नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट में आपका पूछा जा रहा है 17 नंबर की, भारत में वन्य प्राणी से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो भारत में वन्य प्राणी से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर इसमें 1, 2, 3। ठीक है, तो भारत में जो वन्य प्राणी से संबंधित है उसमें आपका कथन बोला जा रहा है पहला में कि भारत में जीवों का 89,000 प्रजातियां हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये देश के 1200 से अधिक क्या है आपका पक्षियों की प्रजातियां हैं। ठीक है, यहाँ मछली की 2500 प्रजातियां, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो है ये सभी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पूछा भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था। भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ एक्ट जो हुआ था 1972 में हुआ था, जो कि आपके जो ठीक है, तो ये कब हुआ था 1972 में वर्ल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए, आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, विश्व में एकमात्र देश जहां घड़ियाल पाया जाता है वो कहाँ है, तो वो आपका भारत है। भारत में क्या होता है, घड़ियाल पाया जाता है। ठीक है, प्रवास पक्षी भारत में कहाँ से आते हैं, तो प्रवास पक्षी होता है जो आपका गुजरात के कच्छ से, गुजरात राजस्थान के स्थित भरतपुर से, बेगूसराय के कांवर झील से, ये सभी से। तो कहाँ कहाँ आते हैं, तो ये पक्षी जो प्रवासी होते हैं गुजरात ये सभी जगह पे आते हैं प्रवास पक्षी। ठीक है, जो बाहर से आते हैं वो कहाँ से आते हैं,
इन सभी जगह पे आते हैं। बेगूसराय स्थित भरतपुर में, गुजरात के कच्छ में, बेगूसराय के कांवड़ जिले में, ये सभी में आता है क्या, प्रवास पक्षी आते हैं। परिस्थिति तंत्र असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक तथा औद्योगिक अवशिष्ट तथा अम्लीय जमाव के कारण प्रदूषण, लालचीपन, व्यवसाय में अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण की बात करें तो सभी सभी क्या हो जाएगा, आपका प्रमुख कारण सही हो जाएगा, सभी सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि डी आपका क्या होगा, संशय सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है डिब्रू सेवा खोवा शेख खोवा। ठीक है, डिब्रू शेख खोवा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 1992। ठीक है, ये तो आपका सोल्यूशन। ठीक है, देखिए 18 जैव मंडल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 18 जैव मंडल निश्चय जो आपको सारा कुछ यहाँ पे दिया, एक बार आप देख लीजिए इसको। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन आता है। तो सुंदरवन का क्या है, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल है। मनार की खाड़ी तमिलनाडु में। नीलगिरी की बात किया जाए तो नीलगिरी आपका कहाँ है, तमिलनाडु के पास है। नंदा देवी की बात किया जाए तो उत्तराखंड। नोक क्रेक बोला जाए तो मेघालय में। ग्रेट निकोबार बोला जाए अंडमान निकोबार में। मानस बोला जाए असम में। सिम्पलीपाल उड़ीसा में। दियांग दबांग अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सेवाखोवा असम में। और अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में। कंचनजंगा सिक्किम में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अचनकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। पन्ना की राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो जिम कार्बोनेट आपका कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में। कहाँ है जिम कार्बोनेट, उत्तराखंड में है। चलिए इस प्रकार से आपका चैप्टर 5 भी खत्म हो गया। अब चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 में क्या है, जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूछा रहा किस देश की आर्थिक विकास मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है, तो विकास किसी देश की जो आर्थिक विकास है किस पर निर्भर करती है, तो आपका प्राकृतिक संसाधन मानवीय संसाधन दोनों, तो दोनों के दोनों पे आपका क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों के दोनों। ठीक है, सभी के यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, दो ही जब ऑप्शन ही है तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत की जनसंख्या 1 मार्च 2011 तक थी, कितना थी, तो 1 मार्च 2011 की बात करें तो कितना थी, तो आपका 121.606 करोड़ थी। ठीक है, कितनी थी, 121.06 करोड़ थी 2011 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। हाँ, तो इसमें पूछा कुल जनसंख्या का 17.50% थी, जो कुल जनसंख्या था उसका 17.50% थी ये, और ये करीब 121 करोड़ के बाद था। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल था। ठीक है, जो भी ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि 2.5% पूरे भाग का। ठीक है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो भारत में सबसे पहले जनगणना की बात करें तो 1872 में हुआ था, जो पूर्ण रूप से हुआ था। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से पूछा जाए तो 1872 में हुआ था पूर्ण रूप से जनगणना। ठीक है, भारत में सबसे पहले बार संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, तो संपूर्ण जनगणना की बात किया जाए यहाँ पे जो 1872 में हुआ था, ये था जो कि आपका जनगणना कराया गया था। और सॉरी पूर्ण यहाँ पे पूर्ण संपूर्ण, तो संपूर्ण जो हुआ था आपका कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जनगणना सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हुआ था पूर्ण रूप से, यहाँ नहीं होता। ठीक है, पूर्ण रूप से 1881 में हुआ था, और जो सबसे पहले जनगणना हुआ था वो आपका 1872 में हुआ था। ठीक है, लेकिन संपूर्ण रूप से यानी कि पूरे भारत में संपूर्ण रूप से विविध तरीके से बात किया जाए तो आपका 1881 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1881 में। वो जो 1800 ये आपका जो 1872 में हुआ था, ये 1872 में एक जो जो गवर्नर जनरल था वो आपको कराया था। ठीक है, जो वायसराय था वो आपको अंग्रेज शासक था वो करा दिया था। ठीक है, लेकिन 1881 में जो था वो पूर्ण रूप से हुआ था। 2011 के जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के औसत जनसंख्या के प्रति व्यक्ति वर्ग कितना था, तो प्रति व्यक्ति की बात किया जाए तो 582 था, कितना, सॉरी 382 था। ठीक है, क्या होगा, एक प्रकार से आपका जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है, तो जनसंख्या घनत्व कितना था, 382। ठीक है, प्रति वर्ग क्या होता है, वही होता है जनसंख्या घनत्व। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था, तो आपका बता दें तो बिहार में था 1106। ठीक है, ये राज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, किस राज्य में था, तो सबसे ज्यादा 1106 था। उसके बाद आपका बंगाल में था, कितना था, 1030 था। ठीक है, क्या था, बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यहाँ पे बंगाल को हम लोग क्या करते हैं, बंगाल में सेकेंड नंबर पे था। ठीक है, भारतीय राज्य में ये बात आप लोग कह चुके हैं। भारत में जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार में व्यक्त किया गया है, तो जनसंख्या परिवर्तन की बात किया जाए तो आपको 2 प्रकार में व्यक्त किया गया। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में व्यक्त किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए समय सा यहाँ पे दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या विधि एक झलक है।
चार्ट है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। पूछा 9 नंबर में कि 2024 में भारत की विश्व की जनसंख्या का किस स्थान पर था। तो 2024 में बात किया जाए भारत विश्व के जनसंख्या में किस स्थान पे है, तो 2024 में बात किया जाए तो पहला हो गया, ठीक है। जैसा कि हमने बता चुका है कि पहला हो गया आपका, चीन से भी आगे हो गया भारत। और ऐसे बात किया जाए तो चीन पहले था, दूसरा स्थान पे था भारत, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है वो आपका पहला हो गया, ठीक है। याद रखिएगा पहला हो गया है। जन्म दर किससे कहते हैं, तो जन्म दर की बात किया जाए तो आपका किसे कहते हैं, 1 वर्ष के प्रति 1000 व्यक्तियों के जितने जीवित बच्चे होते हैं उसको जन्म के हम लोग जन्म दर कहते हैं, ठीक है। तो इसका केवल एक आपका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के प्रति 1000 व्यक्तियों मरने वाले नहीं, जन्म दर की बात हो रहा है तो मरने की बात नहीं होगी, ठीक है। तो एक आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरा जनसंख्या की विशेषताएं हैं, क्या है, आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, सभी। तो सभी के सभी क्या है, जनसंख्या की विशेषता है, ठीक है। क्या है विशेषता है, यदि आयु संरचना की बात करें, आयु बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही, लिंग अनुपात बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है, साक्षरता दर बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है, ये सब जनसंख्या की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयु संरचना। बच्चा और युवा वर्ग के 15 वर्ष से कम आयु को क्या बोलते हैं, बच्चा और युवा वर्ग। कार्यशील वर्ग किसको बोलते हैं, 64 वर्ष के तक के हम लोग कार्यशील वर्ग बोलते हैं। वृद्ध वर्ग 65 वर्ष से अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्ध वर्ग, ठीक है। वो आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं आपको 62 दिया रहता है, कहीं आपका 61 दिया रहता है, लेकिन कहीं आपका 64 भी दिया रहता है। आपका टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में आपको 64 दिया हुआ है, ठीक है, इसी को मानते हैं 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका लिंगानुपात है, तो बात किया जाए 2011 के हम लोग देख लेते हैं। 2011 की बात किया तो 943, और 2001 की बात करें तो 933 था, 933, और 2011 की बात किया तो 943, ठीक है। ये दोनों हम लोग देखते हैं, बाकी देखना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो दिल्ली के प्रति 1000 पे 886 तथा हरियाणा में प्रति 1000 पे लेवल 877 महिलाएं थी, ठीक है। तो लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा की सबसे कम थी, ठीक है, और केरल की सबसे अधिक थी, ठीक है, याद रखिएगा। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर में भी केरल सबसे आगे है, ठीक है। महिला में सबसे आगे, पुरुष में भी आगे, और महिला में सबसे पीछे कौन है, तो बिहार ही सब चीज़ में पीछे है, इसलिए पिछड़ राज्य इसको बोला जाता है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसको दर्जा नहीं मिल रहा है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, ठीक है। 12 नंबर पूरा प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन है, तो पशुपालन, खनन, कृषि, परिवहन। तो ये जो खनन, पशुपालन है, कृषि, ये सब प्राथमिक व्यवसाय आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन परिवहन है वो आपका सेवा क्षेत्र में आता है, क्या आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। फिर पूछा जा रहा है कि किस चीज में सुधार करके भारत की जनसंख्या को संसाधन में बदल सकते हैं, ठीक है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, या दोनों में, या जनसंख्या बढ़ाकर। तो नहीं, जनसंख्या बढ़ाकर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इससे और दबाव पड़ता है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या संसाधन का बदल सकते हैं, ठीक है। जो जनसंख्या है उसको हम लोग शिक्षा यदि शिक्षित करते हैं, स्वस्थ करते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रोजगार के अवसरों को अधिक संरचना में भारी वृद्धि हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी किस कारण से भारत के विकास की ऊंचाई को विकसित राष्ट्रों के तब्दील नहीं कर सका, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या। ये एक बहुत बड़ी कारण है, बढ़ती जनसंख्या। अब मान लीजिए कि आपके घर में जो कमाई हो रहा है 500 रुपया, ठीक है, और उसमें एक आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, चलो खा लेगा, लेकिन उसी में जैसे जैसे बढ़ेगा जनसंख्या उसी से क्या होगा, आपको दिक्कत होते लग जाएगा, ठीक है। आप फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, खा पी के ही खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। मान के एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, 500 में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मात्र एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा, कोई विकास नहीं कर पाएगा। आप सही किसी चीज़ को हम ले लें, किसी घर बना ले, किसी रूम पेंट करवा ले, तो हो जाएगा, नहीं होगा, विकास होगा ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका भी तो व्यवस्था करना पड़ता है। इसलिए जनसंख्या बढ़ती है तो विकास किसी भी देश के लिए विकसित होने में बहुत बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है जनसंख्या जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के किस पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी कार्यक्रम घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर की बात करें, इसका प्रथम कार्यक्रम था जिसमें आपको पंचवर्षीय योजना काल में क्या किया गया था कि परिवार योजना को शुरू मतलब उसमें बताया गया था, परिवार योजना। राष्ट्रीय स्तर जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई थी, जिसमें लड़के और लड़कियों के साथ न्यूनतम आयु क्रमशः 11 से 18 कर दी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात करें तो जो इसका हो गया था आपका 1976 में, ठीक है। 1976 में यह घोषणा किया गया था राष्ट्रीय स्तर पे कि 21 वर्ष हो गया लड़का को और 18 वर्ष हो गया लड़की के शादी करने का न्यूनतम उम्र, ठीक है, इससे कम में नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था 1936 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति घोषणा की गई कि लड़का और लड़कों को आयु क्रमशः 21 से 18 करना। ये हम लोग पॉलिटी का भी क्लास में किए थे, तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है।
चलिए, इस प्रकार से हम लोग चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर हम लोग 7 भारत के पड़ोसी देश में देखेंगे। उसमें हम लोग नेपाल को पहले देखते हैं, ठीक है। नेपाल भारत के किस देश में अवस्थित है? तो नेपाल आपका किस देश में अवस्थित है? तो आपका उत्तर में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर में आपका अवस्थित है। कौन सा? नेपाल, ठीक है। चलिए, नेपाल कौन सा भारतीय राज्य अपना सीमा साझा करती है, नहीं करती? नेपाल से कौन सा है जो भारतीय राज्य अपना सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सब करता है, झारखंड नहीं करता, ठीक है। झारखंड आपका नीचे हो जाता है, तो आपका झारखंड नहीं करता है। नेपाल को भारत के कितने तरफ से घेरे हुए हैं? तो नेपाल जो है वो भारत को कितने तरफ से घेरे हुए हैं? तो आपका 3 साइड से घेरा हुआ है, ठीक है। 3 साइड से घेरा हुआ है। इस प्रकार से आपको देखे होंगे कि जो भारत का नक्शा है उसमें नेपाल इस तरह से है, ठीक है। इस प्रकार से नेपाल है। तो एक साइड ही हो गया, एक साइड ही हो गया, एक साइड ही हो गया, यानी 3 साइड से क्या हुआ? घिरे हुए हैं, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस भगवान की मंदिर हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है? तो ये बात किया जाए तो इसका क्या है? राम जानकी, राम कृष्ण भगवान, राधा रानी, पशुपतिनाथ, ठीक है। तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका क्या होगा? पशुपति इसका आंसर सही हो जाएगा। पशुपति का जो मंदिर है आपका, ठीक है। तो जो नेपाल में जो है वो जो तीर्थ स्थल है वो पशुपति का, ठीक है। किसका है? पशुपति का महान तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पशुपति इसका सही आंसर होगा। नेपाल की संरचना के संबंध में किसकी उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है? तो नेपाल की जो संरचना है वो आपका क्या है? हिमालय के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिमालय के साथ जुड़ा हुआ है। स्थल कृतिया के आधार पर नेपाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो नेपाल को आपको 3 भाग में बांटा गया। स्थल कृतिया पे कितने भाग में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला जाए, गर्मी में मानसून हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में कितने बारिश होता है, ठीक है। तो जो गर्मी के मानसून है उसके बात किया जाए तो आपका 200 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 200 सेंटीमीटर। कोसी नहीं, कोसी नदी यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, ठीक है। नदी यहाँ पे होना चाहिए, क्या होगा? नदी होना चाहिए, ठीक है। तो कोसी नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है नेपाल में, ठीक है। चलिए, नेपाल के तराई क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो नेपाल की जो तराई क्षेत्र होता है उसमें आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेपाल में कृषि का 70% भाग अकेले किस प्रदेश में होता है? तो नेपाल में जो कृषि होता है वो 70% किस भाग में, अकेले प्रदेश में होता है? तो आपका नेपाल का पूर्वी तराई में, ठीक है। पूर्वी तराई में कृषि होता है आपका 70% अकेले होता है, ठीक है। बाकी तो वहाँ बहुत पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। यानी ज़्यादातर क्या है? पहाड़ी एरिया है नेपाल में। देवी घाट जल विद्युत परियोजना भारत के किस पड़ोसी देश के साथ चालू किया गया है? तो ये आपका नेपाल के साथ किया गया, ठीक है। नेपाल के साथ देवी घाट परियोजना शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, व्यापार के लिए नेपाल को भारत किस बंदरगाह पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो व्यापार के लिए जो होता है वो भारत के किस बंदरगाह पर निर्भर कर रहना पड़ता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, ठीक है। व्यापार के लिए किस पे? कोलकाता पे निर्भर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी सबको पता है कहाँ है। तो भूटान की बात हो रहा है तो भूटान की थिम्पू हो जाएगा, ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की काठमांडू है, ठीक है। नेपाल की कहाँ है? काठमांडू राजधानी आपका है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला जा रहा है ग्रेटर हिमालय की नेपाल से कितनी ऊंचाई पर है? तो नेपाल के 7574 पे, 7574 पे ऊंचाई पे है। भूटान की जलवायु कैसी है? तो भूटान की जलवायु की बात करें तो पर्वतीय मानसूनी है। क्या? पर्वतीय मानसूनी है। भूटान के प्रमुख रूप से उपजाई जाने वाले फसल कौन सा है? तो आपका सभी के सभी क्या है? चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का, सब्जियां। तो सभी के सभी प्रकार के जो है भूटान के फसल हैं जो उगाए जाते हैं। भूटान की कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो कितना है? तो 23.28 लाख, ठीक है। 23.28 लाख यहाँ पे छूट गया, लाख। औद्योगिक कृषि भूटान में बहुत सा क्या होता है? विकसित है, विकासशील है, पिछड़ा है। तो औद्योगिक कृषि जो है वो आपका भूटान में बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर बोला भूटान में उद्योग का पूर्णतः अभाव है, यह क्या कारण है? तो खनिज का अभाव, भौगोलिक स्थिति में, भौगोलिक संरचना, या केवल एक, केवल दो, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? भौगोलिक स्थिति में आपका सही हो जाएगा। यानी कि खनिज का अभाव भी है, भौगोलिक स्थिति में भी भौतिक एवं स्थिति जो है भौतिक संरचना है जो कि इसका अभाव है, ठीक है। वहाँ का भौतिक स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा खास नहीं बनाया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश में देख लेंगे, बांग्लादेश सार्वभौम स्वतंत्रता देश कब घोषित हुआ था? तो ये आपका 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, ठीक है। 1971 के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, उसी समय पूर्वी पाकिस्तान को क्या किया गया? बांग्लादेश बना दिया गया, ठीक है।
चलिए, बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा का कितना लंबाई लगता है, तो बांग्लादेश की बात किया जाए तो आपका कितना लगता है, 4096 किलोमीटर है, जो कि आपका बांग्लादेश के साथ क्या लगता है, सीमा लगता है, ठीक है, भारत की। और सबसे अधिक सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही लगता है। क्या लगता है, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश एशिया का कौन सा राष्ट्र है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो बांग्लादेश है वो आपका 5वां राज्य है, ठीक है। इसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बांग्लादेश किस डेल्टा के मध्य स्थित है, तो बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा के स्थित है, मध्य में। फिर पूछा जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में जो संयुक्त धारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। ये मेघना किसको बोलते हैं, यमुना को, ठीक है। जल प्रवाह बांग्लादेश में नदियों की छाल बिछा जाता है, जिस नदी को परिवहन में मदद मिलता है, ठीक है। तो हम लोग बताइए कि ये आपका पैराग्राफ है। बांग्लादेश की जलवायु कैसी है, तो बांग्लादेश की जलवायु की बात किया जाए तो मानसूनी है। क्या है, मानसूनी है। चलिए, उसमें पूछा जाए बांग्लादेश के बड़े भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बांग्लादेश के बड़े भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी में पाई जाती है। बांग्लादेश की अर्थतंत्र किस पर टिकी हुई है, तो अर्थव्यवस्था पूछा जाए, अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था पूछा जाए किस पे टिकी हुई है, तो ये आपका कृषि पे टिकी हुई है, ठीक है। यहाँ क्या है, ना कोई बड़ा औद्योगिक है, ना कोई पर्यटक जो है कोई खास है, ठीक है, ना कपड़ा उद्योग है, तो ये कृषि पे यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। फिर पूछा बांग्लादेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर, इसका कारण क्या है, तो बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधों पर अधिक विकास नहीं हुआ है, जो कि बराबर नहीं के बराबर हुआ है, ठीक है, नहीं के बराबर हुआ है। कृषि के लिए बहुत अधिक भूमि उपलब्ध है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, यानी कि बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधा पर अधिक विकास नहीं हुआ। जैसे हम लोग देखा ही वहाँ पे कोई ऐसा उद्योग नहीं लगा है, तो ठीक है, देख से कृषि के लिए बहुत अधिक भूमि, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा देश है नहीं बांग्लादेश की, आपको बहुत सारा कृषि के लिए वहाँ पे क्या होगा, उपलब्ध भूमि होगा, ठीक है। चलिए, श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्रीलंका एशिया महाद्वीप के भारत के दक्षिणतम में स्थित हिंद महासागर से एक बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सिन्हल जाति की बहुलता के कारण इस द्वीप को सिन्हल द्वीप भी के नाम से दिया जाता है, ये भी सही है आपका, ठीक है। उसके बाद बोला जाए अंग्रेजों ने सिन्हल द्वीप को सिलोन के नाम से प्रचलित किया, भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। सिलोन द्वीप किसको बोलते हैं, तो श्रीलंका को। और सिन्हल द्वीप किसको बोलते हैं, तो श्रीलंका को। हीरो मोती जवाहर एवं अन्य रत्नों से भंडार होने के कारण इसको मोतियों के द्वीप कहा जाता है, जिसको भी सही है, यानी कि आपका सभी के सभी क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। सोने की लंका से याद रखिएगा कि वहाँ पे हीरे मोती जवाहर सब होते हैं, ठीक है। तो हीरो की मोती श्रीलंका में, ठीक है। पहले उसको लंका बोलते थे, जब से श्री राम गए, ये एक स्टोरी है कि जब से श्री राम गए तो वहाँ उसको नाम श्रीलंका रखा गया, पहले उसको लंका बोलते थे, ठीक है। जब से राम वहाँ गए तो उसके बाद उसको श्रीलंका बोला गया, जाने लगा, शुरू हो गया। ये एक स्टोरी है, ठीक है, बताया गया है, ठीक है। स्टोरी आप पढ़े थे कहीं पे, तो ये बात कही गई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बात किया जाए इनमें से कौन सा कथन सही है। श्रीलंका में प्रसिद्ध मोतियों द्वीप को अंग्रेज ने 1802 में ब्रिटिश साम्राज्य की उपनिवेश बना लिया था, ठीक है। भारत स्वतंत्रता के पश्चात 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका के भी उपनिवेश से मुक्त होकर उसे स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया था, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर की बात किया जाए उसके बाद आप पूछ रहा है 1956 ईस्वी में देश की लोकतांत्रिक शासन स्थापना हुई थी। इनमें से सभी के सभी जो है आपका श्रीलंका के क्या है, सही है। यह आज़ाद कब हुआ था, पूछता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में था। 47 में भारत, उसके बाद 48 में श्रीलंका आज़ाद हो गया था। 4 जनवरी को श्रीलंका आज़ाद हो गया था 1948 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि श्रीलंका का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, बंदमुठी या अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो बंदमुठी अंडाकार के आकार का है श्रीलंका का आकार, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे आकार दिख रहा होगा, इस प्रकार से है, ठीक है। निचला प्रदेश तटीय प्रदेश है, मध्य पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर चुना प्रदेश है, ठीक है। इस प्रकार से श्रीलंका को बांटा गया है। चलिए, नेक्स्ट में बात किया जाए श्रीलंका भारत के किस जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। बताइए, श्रीलंका ये हम लोग शायद डिस्कस कर चुके हैं जब भारत की स्थिति विस्तार कर रहे थे उसी समय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा क्या होता है, श्रीलंका अलग होता है, और मनार की खाड़ी से भी अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। संधि पूछे तो आपका जल पाक जल संधि, और ये आप पूछ रहा है कि किस किस का अलग होता है, तो मनार की खाड़ी से भी अलग होता है। श्रीलंका में अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आदम पुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसे, जो श्रीलंका में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदम द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। आदम द्वीप के नाम से जानते हैं, या आदम पुल, ठीक है, आदम पुल के नाम से जानते हैं, ठीक है, आदम पुल के नाम से, ठीक है, या आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आदम पुल साफ साफ यहाँ देखिए, यहाँ पे बुक में भी लिखा है आदम पुल, ठीक है। तो आदम पुल ही मानेंगे, ठीक है, आदम पुल, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ क्या करना है। ऑप्शन देखिए, उसके हिसाब से ऑप्शन से आप मार लीजिएगा। श्रीलंका का मुख्य भाषा क्या है, तो श्रीलंका का जो मुख्य भाषा है वो सिंधली और तमिल दोनों है, ठीक है। क्या है, सिंधली और तमिल दोनों है, ठीक है।
इसका आंसर की बात किया जाए तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। श्रीलंका से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ 70% आबादी पर धर्मावलंबी है और उत्तर श्रीलंका में तमिलों की संख्या अधिक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो एक और दो दोनों क्या है? सही है। ठीक है, तमिलों की संख्या उत्तर श्रीलंका जो उसमें तमिल की संख्या अधिक है, क्योंकि उत्तर श्रीलंका में तमिलनाडु के आसपास सटा हुआ देश है। ठीक है, चलिए फिर पूछा श्रीलंका के संबंधित कथन में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन की बात क्या बोला जा रहा है? तो क्या यह प्रदीप प्रायद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना प्री क्रेमियन चट्टानों से निर्मित है? श्रीलंका का मैदानी विस्तार तटीय क्षेत्र से में है। उत्तरी में भाग में जाफना का मैदान है तथा चुनाव प्रधानता है। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा है। ठीक है, मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसके चारों ओर तटवर्ती मैदान प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर सभी के सभी क्या है? सही है। कोई ऐसा आंसर नहीं है जो कि आपका गलत है। ठीक है, चलिए जाफना मैदान है, वो चुना प्रधान जो ऊपर वाला है उसी को जाफना मैदान बोलते हैं, वो जाफना कहती भी है। और वहीं पे चुना प्रधान था, अभी हमने देखा भी मैप। ठीक है, यहाँ पे मैप देखा था कि यहाँ पे देखा था ना मैप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चुना प्रधान का, यहाँ पे यहीं पे जाफना है, ये वाला क्या है? जाफना है। ठीक है, तो यहाँ पे चुना प्रधान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तटीय प्रदेश ये वाला आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, तो मैप देख लीजिए, जिसके हिसाब से क्या आपको सभी के सभी क्या आपका सही, इनमें से सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब चीज़ पूरा रहा। श्रीलाना से संबंधित नहीं, श्रीलंका होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, श्रीलंका होना चाहिए यहाँ पे। तो श्रीलंका से संबंधित कौन है? तो श्रीलंका एक जलवायु मानसूनी है। विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होती रहती है। ठीक है, बिल्कुल जाड़े की ऋतु में यहाँ यहाँ नहीं होती है। यहाँ तटीय भाग में वर्षा 200 सेंटीमीटर से पर्वतीय भाग में 500 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा होती है। यहाँ जाड़े एवं गर्मी ऋतु में वार्षिक तापांतर को नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो बात करें इसमें सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपका सही है। ठीक है, सभी श्रीलंका से संबंधित है और सही है। ठीक है, क्योंकि जो विषुवत रेखा के जितने नजदीक जाइएगा गर्मी अधिक पड़ेगा। ठीक है, गर्मी अधिक पड़ेगा और वर्षा भी होगा विषुवत रेखा पे। ठीक है, श्रीलंका का प्रमुख नदी है? श्रीलंका की प्रमुख नदी कौन सा है? महाबली गंगा, पान, अरूबी सभी, ये सभी की सभी जो है कि नदियां हैं श्रीलंका की, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख की बात किया जाए तो महाबली गंगा हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा? महाबली गंगा। लेकिन बात किया जाए तो ये पान, अरूबी, ये सब नदी कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीलंका में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो श्रीलंका की बात करें तो 30% भूमि पे वन है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 30% भूमि पे वन है। श्रीलंका की कृषि किस पद्धति के लिए है? जो श्रीलंका की कृषि वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीलंका कृषि के लिए जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका व्यावसायिक कृषि के लिए। ठीक है, व्यावसायिक कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चाय यहाँ वहाँ पे भी बनता है। श्रीलंका में क्या होता है? चाय के उत्पादन किया जाता है। जो भी व्यावसायिक कृषि हो आपका पेय कृषि हो, जिसको श्रीलंका के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पे चाय भी होता है, गन्ना भी होता है, काजू भी होता है, कोक भी होता है। ठीक है, तो कहवा, दालचीनी, फिर काली मिर्च, ये सब वहाँ पे होता है। ठीक है, बात करें तो वहाँ पे क्या क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे कृषि खदान के लिए के अधिक व्यावसायिक कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चाय, काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, तंबाकू, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोक एवं काजू जैसी सभी व्यावसायिक फसलें जो कि वहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, मछली पालन तो किया ही जाता है, मछली पालन किया जाता है। जो आपका से जो तटीय प्रदेश होगा, जहाँ पे आपका जो जो समुद्र की सीमा लगती है, समुद्री क्षेत्र में आपको वहाँ पे मछली पालन भी होता है। ठीक है, चलिए फिर बोल रहा है 41 नंबर की श्रीलंका को किसके लिए पूर्व का मोती कहा जाता है? ठीक है, श्रीलंका को किस लिए पूर्व की मोती कहा जाता है? पूर्व की मोती, पर्ल ऑफ द ईस्ट। ठीक है, बताइए इसका। ग्रेफाइट, मोनोजाइट, अरब एवं लॉयस के मिलने के कारण, नीलम, रक्तमणि एवं पुखराज जैसे रत्नों की प्रचुरता के कारण, या समुद्र से मोती निकालने की व्यवसाय के प्रचलित है जिसके कारण। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो समुद्र से मोती निकालने की व्यवसाय प्रचलित है जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व का मोती का द्वीप बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ खनिज पे के नाम पे बताया जाए तो ग्रेफाइट, मोनोजाइट, अवरक और लॉयस जो है कि मिलते हैं। नीलम, रक्तमणि और पुखराज जैसे रत्न की प्रचुरता भी है। यहाँ समुद्र से मोती निकालने की व्यवसाय प्रचलित है जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? इसको बोलते हैं। ठीक है, मोती का द्वीप बोलते हैं या पूर्व मोती का द्वीप बोलते हैं। श्रीलंका का अर्थव्यवस्था के आधार की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि उद्योग है। बताइए, हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं कि क्या है? कृषि उद्योग पे ही आधारित है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, बांग्लादेश के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बांग्लादेश में भी अर्थव्यवस्था कृषि पे था और यहाँ पे भी बात किया जाए श्रीलंका में इतिहास हुआ कृषि उद्योग पे ही है अर्थव्यवस्था इसका। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो चाय निर्यातक देश था वो क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, बात की कभी कभी यहाँ पे चीन भी हो जाता है, चीन भी आपका ये उत्पादक है। यदि उत्पादक की बात करें तो उत्पादक भी सबसे ज़्यादा है, निर्यातक भी इंडिया भी उत्पादक करता है, लेकिन ये
इंडिया खुद ही पी जाता है, इसलिए निर्यात उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बात किया जाए विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, तो आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हवन टोटा बन रहा है। ठीक है, ऐसे चीन भी होता है। ठीक है, चीन यदि ऑप्शन में है तो आप चीन भी इसको जा सकते हैं, चीन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश। ठीक है, तो बात किया जाए, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए कि यदि जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, ये आपका बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकांश कृषि लेकर कृषि उद्योग में संलग्न नारियल तेल, रसियां, चटाई, कालीन बनाया जाता है। श्रीलंका विश्व का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलंका विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बात किया जाए जैसे कि आपका जो है चीन है, लेकिन यदि वर्तमान डाटा की बात करें, क्योंकि ये डाटा है बदलते रहता है। ठीक है, बुक जो हुआ था उसमें का हुआ होगा, लेकिन जो डाटा है वो बदलते रहता है। तो सबसे बड़ा जो निर्यातक है या उत्पादक की बात करें तो अभी फिलहाल जो करेंट डाटा है वो चीन है। ठीक है, क्या है, चीन है। जो सबसे बाद जो करेंट डाटा की बात किया जाए तो वो आपका चीन है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है, भारत है, और तीसरे स्थान पे श्रीलंका है, लेकिन जो बुक में दिया हुआ वो आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो जो ये डाटा है तो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में बात करें तो सबसे बड़ा चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद श्रीलंका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा। हाँ, तो आप इसको कि उस समय की बात करें तो करंट डाटा ही पूछता है, तो करंट डाटा में आप चीन मार सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप श्रीलंका भी मार दीजिए, बुक में तो श्रीलंका ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उस समय की बात है, लेकिन जो करंट डाटा है उस हिसाब से चीन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे भारत हो जाएगा। हवन टोटा बंदरगाह किस देश में है, तो हवन टोटा की बात करें तो हवन टोटा आपका कहाँ है, तो ये आपका श्रीलंका में है। ठीक है, ये सबसे श्रीलंका के सबसे उत्तरी छोर पे है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, हवन टोटा बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब पाकिस्तान की बात हम लोग कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान के बारे में तो बात करना जरूरी है, ये भी हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के से सबसे बड़ा है, तो भारत में कौन सा जो पड़ोसी देश है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो सबसे बड़ा है, तो ये पाकिस्तान है, जो कि हमारे सबसे बड़े हैं। कौन, भारत के पड़ोसी देश में बात किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं बात देश की बात किया जाए, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। फिर पूछा भारत में पाकिस्तान कब विभाजित होकर अलग हो गया था, तो हमने बता ही चुका है। भारत और पाकिस्तान ये हिस्ट्री जब पढ़े थे तो उसमें बता दिए थे कि 14 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, बंटवारा हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त से हम लोग स्वतंत्र हो गए थे। पाकिस्तान से संबंधित सही कथन को चुनिए। पाकिस्तान से संबंधित सही कथन, पाकिस्तान का पहला दो अंग था जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान था, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान 1971 में से पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, वह केवल पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम के ईरान में है, पश्चिम में ईरान है, और दक्षिण में अरब सागर है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी पॉइंट आपका सही है। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 80,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका बात किया तो 8,03,000 आपका कितना हो जाएगा। हाँ, तो इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 8,03,943 हो जाएगा, जो कि आपका इसका क्या है, क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, 8,03,943। ठीक है, जो बुक में भी डाटा दिया हुआ है। पाकिस्तान से संबंधित सही कथन कौन सा है, तो पाकिस्तान से बात किया जाए तो इसमें 5 को पॉइंट दिया, बताइए इसमें से क्या सही होगा। तो जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है प्रति हेक्टेयर, ये जो है ये बदलते रहता है, इस पर डिपेंड नहीं किया जाए, लेकिन जो बुक में उसके हिसाब से 2023 में बोल रहा है, तो 2023 में प्रति वर्ग 312 थी। ठीक है, प्रति वर्ग क्या थी वहाँ पे, जो घनत्व थी वो 312 थी 2023 में। लोग निवास करते थे। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के अनुयायी है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रमुख नगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, हैदराबाद, ये सब है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है तथा लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे प्रसिद्ध नगर है। तो ये सभी की बात किया जाए तो सभी की सभी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। पाकिस्तान में संस्कृति के संबंध में कौन सा सही है, पाकिस्तान की प्रकृति बनावट समान है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है और पठारी भाग भी समतल उपजाऊ के मैदान पर फैला हुआ है, रेतों से भरा मरुस्थलीय मैदान भी यहाँ पे देखे जाते हैं, और दक्षिणी में समुद्र तटीय मैदान का भी विस्तार है। उसके बाद क्या है, इसकी उत्तरी सीमा भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, तो बताइए इसका सही के सभी बात करें तो सभी के सभी जो है पाकिस्तान से संबंधित सही है। ठीक है, सभी के सभी क्या आपका सही है। पाकिस्तान में कौन से पर्वत श्रेणी आते हैं, तो आपको हमने बता ही दिया था जब जलवायु को डिस्कस कर रहे थे, तो आपका हिंदू कुश जो तो आता ही आता है, जो कि आपका पश्चिम विक्षोभ को रोकता है। सुलेमान पर्वत ये भी आता है, कृथर ये भी आता है, यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सभी के सभी जो पर्वत श्रेणी है वो पाकिस्तान में, आपसे कोई एक पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पाकिस्तान में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह पूछ ले कौन नहीं है, ये पूछता है पाकिस्तान में कौन है, तो ठीक है, ये तीनों आपको बता दिए, तीनों एक कोई रहेगा तो आपका पाकिस्तान का बता दीजिएगा। फिर पूछा पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सा है, तो पाकिस्तान की जो सबसे प्रसिद्ध चोटी है वो कौन सा है, किरथर है। ठीक है, क्या है, किरथर। और ये बात किया जाए कि ये जो प्रसिद्ध चोटी है
अच्छा ठीक है, यहाँ पे कीर्था नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कीर्था नहीं होगा, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, कीर्था नहीं होगा, सुलेमान होगा, ठीक है, क्या होगा, सुलेमान। तो पाकिस्तान की बात करें तो तख्त सुलेमान है वो आपका क्या है, सबसे क्या है, प्रसिद्ध चोटी है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ था भी, ठीक है, गलती से लग गया वहाँ पे क्या, कीर्था, ठीक है। वही हम सोचे, डाउट हमको लग रहा था कीर्था कैसे हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो प्रसिद्ध चोटी है वो आपका सुलेमान होगा, ठीक है, याद रखिएगा, सुलेमान। पाकिस्तान की प्रमुख दर्रे की बात किया जाए तो आपका क्या होगा, खैबर, बोलन, गोमल, ये सभी के सभी क्या आपका पाकिस्तान के दर्रा है, ठीक है, दर्रे हैं। पाकिस्तान में कौन सा पठार है, तो पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में पोतावर पठार है, क्या है, पोतावर पठार है, जो कि आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। देखिए, खैदावर, गोमलवार, ये सब क्या है, दर्रा है आपका, ठीक है, क्या है, दर्रा। हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है, और सुलेमान पर्वत कहाँ पे है, यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ आता है यही आपका रोकता है, ठीक है। सुलेमान पर्वत कहाँ पे, यहाँ पे, कीर्था पर्वत कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका है, ठीक है। चलिए, मकराना के पर्वत भी पूछा जाए तो मकराना की पर्वत भी यहाँ पे है, और सिहान की पर्वत बोला जाए तो सिहान, राजखंड भी यहाँ पे है, और मध्य का बोला जाए तो ये भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी सब क्या है, आपका पर्वत है, कीर्थ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पर्वत, ये बलूचिस्तान में है। पूछ दिया जाए सिहान पर्वत कहाँ है, बलूचिस्तान में मध्य, और मकराना पा इधर है आपका, मकराना पर्वत भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो सतलज, रावी नदी भी है, ये सब झेलम नदी भी जो आता है, जो पाकिस्तान में आता है, जिस क्षेत्र में आपके आता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी भी यहाँ पे आपका है। चलिए, और कुछ इसमें बचा नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान का हम एक बार देख लें नक्शे में। पाकिस्तान की जलवायु से संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ की जलवायु मानसूनी व उष्ण मरुस्थलीय, यहाँ गर्मी की बेहद गर्मी होती है, ठीक है, बेहद जो होती है गर्मी होती है, और जाड़े में कड़ाके की सर्दी होती है, ठीक है। गर्मी में जैकोबाद का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर जैकोबाद बाद पाकिस्तान में यही बनना एशिया के सबसे गर्म स्थल भी है, ठीक है, क्या है, गर्म स्थल भी है। तो बताइए इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका सभी के सभी क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछ जाए सबसे गर्म स्थल, पूछ जाए सबसे गर्म स्थल कहाँ होता है, तो पूरे एशिया में सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद में होता है, कहाँ होता है, जैकोबाबाद में, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में देखते हैं, पाकिस्तान को किस नदी के देन कहा जाता है। तो पाकिस्तान को जो है वो आपका सिंधु नदी का देन कहा जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, सिंधु नदी का देन कहा जाता है। हाल ही फिलहाल में जो युद्ध हुआ था अभी, उस समय क्या हुआ, सिंधु टिटेरी को रद्द कर दिया गया, सिंधु समझौता को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब जब चाहेगा किसी हिसाब से पानी जो चाहेगा जब छोड़ेगा, जब चाहेगा बंद करेगा, उसका कोई डाटा उसके साथ शेयर नहीं करेगा कि कितना पानी आ रहा है, कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये सब कोई इसमें डाटा शेयर नहीं होगा। जब मन करेगा पानी छोड़ेगा, जब मन करेगा पानी रोकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले था कि बाध्य था, लेकिन वो समझौता हुआ था, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। सिंधु और इसकी सहायक नदियां के संबंध में सही कथन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो सिंधु उसकी सहायक नदियां द्वारा कई दोआब का निर्माण होता है, बिल्कुल। सिंधु और सहायक नदियां दोआबारी रचना कच्छ सिंधु सागर के दोआब, बिल्कुल। सिंधु नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है, बिल्कुल। यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका, इसका इसका सही हो जाएगा, ये सभी के सभी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंधु के मध्य एवं निचले भाग में होते हैं, क्या होते हैं, ए और बी दोनों, या फिर ए और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बात किया जाए तो सिंधु के जो निचले मैदान में आपका घास का मैदान, और यहाँ होता है क्या होता है, घास के मैदान है। सिंधु के मध्य एवं निचले भाग में क्या होता है, घास के मैदान है, ठीक है, याद रखिएगा, घास के मैदान है। पाकिस्तान से संबंधित सही कहते हैं, पाकिस्तान का कृषि प्रधान देश है, यहाँ 19% भूमि पर कृषि की जाती है, जिस पर 72% जनसंख्या आश्रित है। पाकिस्तान मुख्य रूप से गेहूं उपजाता है। तो बताइए इसमें सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग देखेंगे चैप्टर 9th का चैप्टर 8, ठीक है, जिसमें हम लोग 8 चैप्टर में देखेंगे मानचित्र का अध्ययन, ठीक है, मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, तो मानचित्र की सहायता से धरातल के दो स्तरों के बीच की वास्तविक दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, और मानचित्र प्रदर्शित किए गए बिंदुओं को बीच की दूरी को औसत धरातल पर केंद्र बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात में मापने की विधि के मापक कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों के दोनों आपका सही हो जाएगा। फिर मानचित्र के विज्ञान किसे कहते हैं, तो मानचित्र के विज्ञान की बात किया जाए तो आपका मानचित्र के विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिकी को, भूगोल को, इतिहास को। तो इसका बात किया जाए तो मानचित्र के विज्ञान हम लोग भूगोल को कहते हैं, भूगोल में मानचित्र का विज्ञान कहा जाता है। मानचित्र से सही से संबंधित कथन को चुनिए, सही कथन को चुनिए, ठीक है। तो मापक धरातल के क्षेत्र में मानचित्र पर सही से प्रदर्शित करने की विधि है, ठीक है। उसके बाद मापक के माध्यम से विस्तृत भूखंड के मानचित्र के लघु रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मापक में किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। मापक की सहायता से किसी भी धरातल को बड़े तथा छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ सारा पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मापक को प्रदर्शित करने की कितनी विधि है, तो मापक के प्रदर्शित करने के लिए आपका कितना है, 3 विधि है, ठीक है, याद रखिएगा, कितनी विधि, 3 विधि है। कथन विधि, प्रदर्शक विधि, रैखिक विधि, ठीक है, याद रखिएगा।
किस विधि के मापक को अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है? तो आपका प्रदर्शक विधि है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मापक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मापक विधि। इसको प्रदर्शक विधि को बोलते हैं RF। इसको हम लोग मानचित्र की दूरी बता धरातल की जो दूरी होता है उसको हम लोग उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको निकालना रहता है RF क्या करते हैं, इसको हम लोग जब आप जाइएगा ग्रेजुएशन में तो आपको जब प्रोजेक्शन बनाने के लिए मिलेगा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपको बताया जाएगा मापक कैसे लेना है। सारा प्रोजेक्शन प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी से यदि कोई लिए हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक से और उससे जो होता है धरातल की जो दूरी होता है ग्राउंड डिस्टेंस, उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर पूछा रैखिक मापक की मूल, जो रैखिक मापक की रेखा की जो मूल होता है तथा गौण यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी विभागों में किस विधि द्वारा विभक्त किया जाता है? तो कथन विधि द्वारा, प्रदर्शक विधि, तुलनात्मक विधि, ज्यामिति विधि। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ज्यामिति विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में से तुलनात्मक मापक से संबंधित सही कथन को चुनिए। तुलनात्मक मापक एक या एक से अधिक माप प्रणाली में दूरियां प्रदर्शित की जाती है। इसमें मील, फार्म, किलोमीटर, मीटर तथा गज आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके द्वितीय और प्राथमिक मापक की शुरुआत का एक ही संदर्भ में रेखा के आधारभूत शून्य माना जाता है। इसका बात किया जाए तो सभी क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा विकर्ण कर्णवत मापक का सहारा बल होता है। ठीक है, सहारा कब लेता है? ठीक है, जो विकर्ण या कर्णवत मापक होता है वो सहारा कब लेता है? यदि किसी की इकाई का 100वां अंश अथवा इकाई का तीसरा अंक प्रदर्शन करता है तो कर्णवक मापक को सहारा लेता है। या इसका मापक किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेक्टोमीटर अथवा मीटर के डेसीमीटर, सेंटीमीटर का प्रतिशत कहता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या है? कर्णमापक की सहारा कब लेता है? दोनों के आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की बात आती है तो आपका कर्णवत या विकर्ण सहायता लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए मापक के कितने प्रकार होते हैं? मापक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मापक क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्षेत्रीय अध्ययन है और ये आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, सॉरी लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, क्षेत्रीय अध्ययन। भूगोल के क्षेत्रीय अध्ययन के संबंध में सही कथन की बात करें तो इसके द्वारा क्षेत्र के विशेष मानव और विशेष परिवेश में बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक, संस्कृति तथा आर्थिक समृद्धि के परंपरागत होती है। यह किसी विशेष निवास करने वाले लोगों के जीवन पर कृति, जलवायु, अपवाह के कृषि की उत्पादकता करती है, औद्योगिक विकास, नवीकरण इत्यादि स्पष्ट प्रभाव है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर की बात करें तो सभी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय अध्ययन के कार्य विधि में कौन सा है? तो क्षेत्रीय अध्ययन के कार्य विधि में सर्वप्रथम क्षेत्र को जाकर क्षेत्र को अवलोकन करते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन को प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों के प्रकार के आंकड़े का उपयोग करते हैं। क्षेत्र में चयन हेतु इस बात को ध्यान रखते हैं कि आवश्यक है उसी क्षेत्र के जलवंत मुद्दे को उससे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका बात करें तो सभी आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? ठीक है, इसका बात किया जाए तो इसका जनसंख्या में वृद्धि तथा उद्योग कृषि में विकास के कारण भूमिगत जल प्रयोग के बड़े पैमाने पर होने लगता है। नलकूपों के द्वारा गांव में सिंचाई किया जाता है जिससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है। नगरों में टुकड़े कचरों को बाहरी सीमा पर छोड़ दिया जाता है जो कि वर्षा जल के साथ रिस कर जमीन के अंदर भूमिगत जल में प्रदूषित करता है। ठीक है, तो इसका बात करें तो सभी क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। सभी क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर पूछा रहा भूमिगत जल स्तर में गिरावट दूर करने के उपाय निम्नलिखित कौन सा है? तो नगरीय जनसंख्या के एक जलीय व्यवस्थित लेनी कॉलोनी या बहुमंजिले इमारतें बनाकर उसे छतों में जल संचय करके द्वारा भूमिगत जल को पुनः भरण कर देने की इस प्रकार से बोला जा रहा है कि जो जल संचय करना एक भूमि को हम लोग क्या कर सकते हैं? भूमि जल को सहयोग कर सकते हैं। यदि भूमि जल जो होता है भूमि जल उसको लेयर बनाने में जलों पे जल संचय, वर्षा संचय या करके हम लोग उसको मदद कर सकते हैं। वर्षा जल को जमीन में गड्ढे बनाकर जिसे चार्टिंग फीट कहा जाता है। ठीक है, भी सही हो जाएगा आपका। भूमिगत जल स्तर को सुधार के लिए वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के छत पे पानी के पाइप द्वारा भूमि को टंकी लगाना चाहिए, जो कि योजना लगाना चाहिए जो कि आपका पानी जमा हो सके। सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, यानी कि सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बोला कि भूमि उपयोग के स्वरूप परिवर्तन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो भूमि उपयोग अध्ययन में उद्देश्य पूरी रूप से वर्तमान उपयोग की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा बोला भूमि उपयोग क्षेत्रीय अध्ययन को पूरे गांव में लिया जा सकता है जिससे हम लोग एक टीलों को या चयन क्षेत्र के आकार पर निर्भर करेगा। तीसरा बोला किसी गाँव के भूमि उपयोग से सर्वेक्षण करते हुए समय गाँव को भू कैडेस्ट्रल के मानचित्र सभी प्रकार के उपयोग देखना जरूरी होता है। सर्वेक्षण करने से पूर्व कोई भी इकाई वस्तु के संदर्भ वस्तु को चुन ली जाती है। केवल ये दो तीनों इनमें से कोई नहीं, या बात करें तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या जो प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मृदा प्रदूषण, वायु एवं जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी के सभी प्रकार के क्या होते हैं? प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धार्मिक प्रदूषण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखिए 5 प्रदूषण होते हैं।
कोई भी क्षेत्र प्रदूषित है, इसका जानकारी हमें कैसे मिलता है? तो प्रदूषण के कारण तथा प्रदूषित करने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जानकारी इस क्षेत्र के लोगों की बातचीत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रदूषण फैलने वाले कारक के आसपास के क्षेत्र के प्रदूषण के प्रभाव के लोगों द्वारा झेलनी कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों के दोनों सबका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर क्या हुआ, 9 क्लास का जो ज्योग्राफी था वो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, 9 क्लास का जो ज्योग्राफी था वो आपका क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपने यदि पूरे अच्छी तरीके से एससीईआरटी सीरीज कर लिए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग के पास पहुंच सके। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। बाकी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।